आज तुम लोगों को इकट्ठे इसलिए बैठाया है यहाँ क्योंकि आज मेरी क्लास के बीच में ही एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आएंगी जिन्हें इंडिया का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान मिला हुआ है। बताओ कौन सा? पद्मश्री। संतराम देशवाल सर का नाम सबने सुना है? लास्ट ईयर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति के थ्रू जो है नवाजा गया भारत के चौथे बड़े नागरिक सम्मान से। बेटा वहां तक पहुंचना अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि आपने बाकी भीड़ से बहुत 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 अलग मेहनत करके इतना नाम कमाया कि आप वहां तक पहुंचे। और 0.0000 पता नहीं कितने जीरो के बाद 1% लोग हैं भारतीय जिन्हें वहां तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो अपना पूरा जीवन उन्होंने पढ़ने पढ़ाने के काम में लगा दिया। ऐसे लोगों को सुनना अपने आप में ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और धीरे धीरे जो पुराने ज्ञाता लोग थे ना उनकी संख्या घटती जा रही है क्योंकि उम्र को अपने हिसाब से आदमी बांध के नहीं रख सकता। तो अगर कभी किसी 70+ आदमी का अनुभव सुनने को मिले तो बहुत तमीज़ तहजीब के साथ सुनना चाहिए। और सब इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि वो सब उनका ज्ञान ले सकें। देखो फॉर्मेलिटी की चीज़ें तो हमेशा चलती थी हैं और रहेंगी, लेकिन जिन्होंने सच में जीवन को जिया, लाइफ को देखा, समझा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स से जूझ के आज वो यहाँ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं आई, बहुत सारी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स हम तो पर्सनली जानते हैं, सबने फेस की हुई हैं। वहाँ से निकल के सर कैसे राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे और कैसे उनको भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान मिला, उनको सुनने का आज हमें अवसर मिलेगा। तो इसका हमेशा ये मानना चाहिए कि फ़ायदा उठाए। और उस टाइम पे जब कोई बाहर से आए ना बेटा, तो हमारे संस्कार ये दिखने चाहिए कि हमारी, देखो 2 चीज़ें होती हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में। एक माँ बाप हम बदल नहीं सकते, जो मिल गए जैसे मिल गए उनके साथ ही रहना होता है। किसी के माँ बाप जो ब्लेस्ड होता है, अच्छी संस्कार दे दिए, अच्छी बातें बता दी, लेकिन सब लकी नहीं होते, बहुत लोगों को नहीं मिलता अच्छा माहौल। तो फिर उनका दूसरा एक हेल्पिंग हैंड होता है स्कूल या टीचर्स या कोचिंग या कॉलेज, जहाँ भी टीचर्स के सानिध्य में पले बढ़े। इन दोनों को बराबर माना जाता है, माँ बाप के समतुल्य टीचर्स हैं। तो अगर तुम में कोई कमी रह भी गई ना, ये मान लो भाई हमारे अंदर ठीक है हमें तमीज़ नहीं आई, तहजीब नहीं, कोई बात नहीं, अब मौका है लास्ट। अगर अब भी तुमने पर्सनालिटी को नहीं बदला फिर बेटा आगे जाके नहीं बदलेगी। और ये ना जगह जगह फील होगी। अब तुम छोटे हो नहीं पता, लेकिन 35 साल 40 साल में जाके फिर ये फील होने लगता है कि हमारी पर्सनालिटी में ये कमी है, तब ठीक भी नहीं हो सकती। अब ये लास्ट मौका है। जब भी कोई बड़ा इंसान बात करे ना, बुजुर्ग बात करे, तो बहुत ज़्यादा शांति से उसकी इज्जत रख के उसकी बात को सुनना होता है। उस टाइम आपस में बात करने का मतलब इतना समझाया नहीं गया कि जब बड़े बोलें तो छोटों को चुप रहना चाहिए। और इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी जब बोलता हो तो शांति से सुनना चाहिए। हम तो मानते हैं, मैं तो मानती हूँ, मैं ही ब्लेस्ड हूँ आज सर को। वैसे घर परिवार पे तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन ऐसे बैठ के सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। 3-4 साल पहले सर आए थे, तब सर उस टाइम के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशन देके गए थे। तो आज तुम लोग लकी हो, आज फिर सर का आना हो गया। तो जब सर आएंगे तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका स्वागत भी करेंगे और उनकी हर एक बात की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये सोचो पद्मश्री तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है, कितनी बार तुम्हें पढ़ाती हूँ मैं। तो अब सर हमारे बीच में हैं और जोरदार तालियों से स्वागत। परिमल सर संतराम देशवाल सर का स्वागत करते हुए। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं, भगवान की कृपा है कि आज सर का आशीर्वाद हमें उनके शब्दों के माध्यम से मिलेगा। और सर के सामने बोलना मतलब वो ना सूरज को दीपक दिखाना। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सर के सानिध्य में जो पले बढ़े हैं। जैसे सर तो ब्लेस्ड रहे, परिमल सर देशवाल सर के साथ जो एक होता है ना एज, जिस एज में तुम लोग हो उस टाइम पे सर के नज़रों में रहे। और गुरु की नज़रों में रहना मात्र भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगी क्योंकि मुझे रोज़ सुनते हो और मेरे अंदर उतना गुण उतना हुनर भी नहीं है जितना सर के अंदर। तो सर को सुनेंगे आज। जो भारत के सबसे बड़े अवार्ड हैं पद्म अवार्ड,
उनमें से मैं एकमात्र एक आदमी को जानता हूं और मेरा ये सौभाग्य है कि वो मेरे गुरुजी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका यहाँ पर। हम सर के पास बहुत बार जाते हैं और बैठ करके वहाँ ऐसा लगता है यहीं बैठे रहे, सर की बातें सुनते ही रहे। सर के पास जाएंगे वहाँ पर भाई जो है और पुरानी इतिहास की बाकी बातें, नौकरी की, पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक पहुँची, जब इनका बचपन था तो पढ़ाई किस लेवल पर थी, आज किस लेवल पर है। तो ये वो शख्स हैं हमारे सामने जो इस एजुकेशन की डेवलपमेंट को, देश की डेवलपमेंट को, सारी चीज़ों को अपनी आंखों में संजोए हुए हैं और उससे पहले के इतिहास के बारे में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। बहुत बहुत स्वागत सर। मैंने आपके बारे में कल भी थोड़ा सा बताया था और अब मैं चाहूँगा कि आप इन बच्चों को जो है थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि जैसे जो ये बदलता समाज और जैसे बदलती पीढ़ी है तो इस दौर में इनके क्या कार्यभार बनते हैं और इनको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरी जो परिमल जी ने जर्राम नवाजी आपके सामने कर रखी है और वो ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और अब भी अपने आप को एक विद्यार्थी, साहित्य का विद्यार्थी समझता हूँ। ये अलग बात है कि जो मैं गांव से निकल के आया, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा। कई बार हमें ये लगता है आप सबको ही कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो इस प्रकार की बातें सबके मन में कई बार आती हैं, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आपका दृढ़ निश्चय हो और आप जीवन को अनुशासित और समय प्रबंधन के हिसाब से लेकर चले तो फिर आप ये मान के चलिए कि प्रकृति कहें, भगवान कहें, उसको कुछ रूप में हम देखे कहें, आप जो करोगे उसका कभी भी आपको मिलेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। आप जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं सबको सफलता मिले, क्योंकि सफलता तो ये एक लक्ष्य है। आपने जो तैयारी की है वो नहीं वहाँ पर आए सवाल, या उस समय आपकी तबीयत खराब हो गई और बहुत सारी बातें होती हैं और इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ नहीं है, ये आपको कुछ नहीं आता। जीवन बहुत लंबा है और उस जीवन में आपके केवल एक रास्ता ही नहीं है। वही रास्ता नहीं है कि केवल वही चल के आपको कोई नौकरी प्राप्त होगी और फिर आप जीवन को सफल मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी कक्षा में कहता था विद्यार्थियों को कि केवल मात्र आप नौकरी के पीछे मत भागो। हंसते थे विद्यार्थी कि आप तो यहाँ पर प्रोफेसर बन गया, हमें कह रहा है। मैं कहता था रेडी लगा लो, केले की रेडी लगा लो, मूंगफली बेच लो, कुछ कर लो, कि वे जीवन चलाना है। इसलिए आप कुछ न कुछ करके अपने जीवन का निर्वहन करो। तो हंसते थे। तो मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 साल पहले एक किसी प्राइवेट बैंक में चला गया मैं शिकारीवश, और जो मैनेजर था वो मुझे अपने कक्ष में ले गया। फिर वहाँ एक लड़का आया, क्योंकि मैं तो पहचानता नहीं, हमारा बहुत बड़ा कॉलेज था। मैं जिस समय कॉलेज में आया जब 7,000 विद्यार्थी थे, अब भी 3-4 हज़ार विद्यार्थी तो होंगे ही। तो वो फिर उसने मेरे चरण स्पर्श किए और कहने लगा, जी चाय मैं पिलाऊंगा मैनेजर को, मैं इनसे पढ़ा हूँ, मेरे गुरुजी हैं। तो चाय पीने लगे उसकी सीट पे आके, तो वो हंसने लगा। आस पास के गांव का था। मैं क्या बात है, मैं क्या नाम है तेरा, नाम पूछा और बोला जी मैं आपसे पढ़ा हूँ। और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आपने एक दिन कक्षा में, हम 4-5 बार बैठे थे, आप पकड़ के लाए कि आ जाओ तो मैं ही पढ़ाऊँगा। उस दिन जैसे बरसात आज हो रही है, इससे ज़्यादा भयंकर बरसात थी और हम सारे आ गए। हमने कहा जी अब क्या पढ़ाओगे, हमें कुछ बता दो। तो आप बताने लगे
कि भाई एक बात बताता हूँ, जो तुम नहा धो के आए हो ना, चिकने तुम्हारे चेहरे हैं, ये याद रखना, यदि नहीं पढ़ोगे तो 5-7 साल के बाद तुम्हारी माँ ये कहेगी कि तेरे नाक नहीं लड़ी, तू मरया नहीं, तू किधर मर जाने कट के, कुछ करता ही नहीं। ये याद रखना कि जी मेरे मन वो बात बैठ गई, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं फिर यहाँ बैंक में आके लग गया, मुझे 30,000 रुपये मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ जाता हूँ, घर चला जाता हूँ। और वो लड़का जो हमारे गांव का एक और था, ये नाम था, वो हमें सारा रास्ते में ये कहता होगा मास्टर, जैसे मास्टरी कह देते कॉलेज जो गांव के बच्चे के, मास्टर ना कुछ ना बेरा, उन्हें कह है यो मौज लो ना, कच्चे काटो। और वो नहीं माने आपकी बात। और आज मैं उस सर्दियों का समय था कि आज मैं जब बैंक के लिए निकला तो वो केस ओढ़कर अपने दरवाजे के आगे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा अरे क्या हाल है? बोला भाई एक बार रुक जा। और क्या हुआ? कि भाई मैं तो आत्महत्या करूँगा। मेरी माँ यूँ बोली आज कि तू किधर मर जा, तेरे सांप नहीं लड़ा, खेत में गया था। कि भाई मेरा तो कोई वो नहीं भाई, नौकरी मैंने मिली नहीं, जमीन इतनी है नहीं, मैं क्या करूं। और आज मेरे को याद आई है गुरुजी की बात, आज पक्की हो गई। तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ। मैंने कहा भैया अभी जीवन हो नहीं हुआ है, तुम कुछ कर ले। और आप आज मिल गए जी, तो मैंने कहा उस बच्चे को बुला के लाई हो। तो फिर वो बोला नहीं, वो तो इनकार कर गया जी, मुझे शर्म आती है। फिर भी आया। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे घर के आगे कोई बैठक कुछ है? बोले हाँ जी। कि वहाँ पर तू थोड़ी छोटी मोटी 10-15 हज़ार की, 5,000 की जैसे भी ये चीज़ें लेके बैठ जा, दुकानदारी कर ले। बोला जी दुकानदारी? मैं कहने लगा केले बेच ले, मूंगफली बेच ले, कुछ तो काम कर। उसकी समझ में आ गई, उसने छोटी दुकान करके वो बड़ी दुकान हो गई, बस चल गया काम। तो ये जरूरी नहीं आपको नौकरी मिले। यहाँ मैं एक फल वाला था जो यहाँ अग्रसेल धर्मशाला है मंडी में, उसके सामने वो फल बेचता था और कपड़े सामान्य से पहनता, मैं उससे फल लेता था। तो कभी कहता कोई बात नहीं यार, तू 5 रुपये रख ले, कोई बात नहीं। मैं सोचता गरीब होगा। तो फिर मैंने एक दिन पूछा, गुलशन नाम था, अब वो भगवान को प्यारा हो गया। तो मैंने कहा गुलशन कितना पढ़ा हुआ है? वो हंसा, बोला जी M.Com हूँ। मैं कहा M.Com है? बोला हाँ जी। मैं कितने नंबर हैं? इतने। मैं फिर ये रेडी क्यों लगाता है? तू तो लेक्चर लग जाता, PGT लग जाता और कुछ लग जाता। कि आप क्या समझ रहे हो, आपकी कितनी तनख्वाह है? मैंने बताया इतनी। कि आपके घर में फ्रिज है? मैंने कहा नहीं है। आपके घर में AC है? मैंने कहा नहीं है। कि मेरे घर में फ्रिज है, AC है। और मेरी आमदनी क्या लगा रहे हो आप? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। कि मैं 3-4 हज़ार रुपये की बचत करता हूँ प्रतिदिन, कम से कम। बिल्कुल कुछ नहीं बिकता तब इतनी बचत है। और जब सीजन होता है तो 10-15 हज़ार रुपये की बिक्री है, वो बचत है मेरी। मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो इसीलिए संसार में कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये मैं इसलिए आज मैं मन में ये धाड़ करके आता कि आपको ये बताऊं कि आप कभी हतोत्साहित हो जाएं, हीन भावना आपके अंदर आ जाए। कुछ भी नहीं है। दुनिया क्या है, हम आए हैं और कोई बड़ा है कोई छोटा है तथाकथित, बाकी कुछ नहीं। अपने आप में आप सब यूनिक हो। हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की अपने आप में विरला होता है। ये मान के चलो कि मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्मेशो पिंडेशो ब्रह्मांडे, जो मेरा पिंड है ये शरीर, ये जो है वो ही ब्रह्मांड है सारा, और कुछ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना करें। आपको सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है। मेरे विद्यार्थी ऑटो भी चलाते हैं और IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी हैं। और मैं समझता हूँ कि वे जो तथाकथित बड़े अधिकारी हैं उनसे बढ़िया। अभी 4 दिन पहले मैं और हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, शाम को घूमते हैं हम, वैसे घूम रहे थे 14 सेक्टर में, और वहाँ पर एक ऑटो आकर रुकी साथ में, और सवारी थी उसमें। एक लड़का
निकला लड़का, क्या बड़ा हो गया था, 40-45 साल का, और उसने मेरे चरण स्पर्श किए। मैं, हाँ भाई क्या बात है, कौन हो? बोला जी मैं आपका विद्यार्थी हूँ। तो हमारे वो दो साथी थे, वो सोच ले अच्छा इसके विद्यार्थी ऐसे ही हैं, ऑटो चलाते हैं। तो वो उसके अंदर एकदम से ऐसी हीन भावना सी आई। वो कहने लगा जी मैं बीएड किया था मैंने, और सीटेट भी कर रखा है, और जी नौकरी मिली नहीं। मैं, बहुत अच्छा है, तो जो मैं समझता हूँ कि शिक्षक लगता उससे बढ़िया तू आज है। बोले हाँ जी वो तो है, पर ऑटो चलाता हूँ। अरे क्या बात करता है, तेरा घर है? हाँ जी घर है। तेरी शादी हो गई? हाँ जी हो गई, बच्चे भी हैं। वो जो घर बनाया है वो किसका है? कि मैंने अपने पैसों से बनाया है। फिर और क्या चाहिए? तू यदि कहीं नौकरी मिलता तब भी तो घर बनाता, शादी करता, अब भी वही कर रहा है, क्या बात हो गई? तो इसीलिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, और आप जिस भी स्थिति में हैं उसी में खुश रहिए, मगर कुछ बातें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। अभी मैं परिमल आपके सर के कमरे में बैठा था, वहाँ एक आप वो रखी है किताब, शायद अभी पढ़ रहे होंगे आदतों के बारे में। तो आपकी आदतें हमारी खराब हो गई आजकल। आज की ये जो पीढ़ी है, जिसको अभी कुछ समय पहले कॉकरोच पीढ़ी कहा गया, जैन जी कुछ कहें उसको, कोई कुछ कहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता? आप जो हैं आप सब कुछ हैं। कोई कुछ कहे, मेरे को कोई कुछ कहेगा तो मैं उससे हो जाऊंगा क्या? मुझे भी पता नहीं। मैं जब शुरू में आया महाविद्यालय में, जब हमारे जो अध्यक्ष थे, कौन थे नहीं बताता, उन्होंने ये कहा ये लड़का, मैं थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, सोनीपत में आना नहीं चाहता था, आ गया, चलो यहीं बस गया, यहीं का हो गया वो। तो खैर, क्योंकि जिद थी, कि मेरी ये जिद थी, जब मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई, पहला ही केवल मेरा साक्षात्कार था, मैंने कहीं साक्षात्कार नहीं दिया था, पहला ही था। और यहाँ प्रबंध समिति ने कोई व्यक्ति लगा रखा था जो चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से था, मैनेजमेंट का आदमी था, 4 साल से लगा हुआ था। और मैंने कहा, मेरा इंटरव्यू आ गया, तो घर में बात हुई श्रीमती जी से कि मेरा इंटरव्यू आ गया, देखता हूँ जाके। मैं बस में बैठ के सोनीपत आ गया अकेला, और प्रबंध समिति के चेयरमैन से मिला कि मैं अमुक आदमी हूँ जी, मैं अमुक हूँ, मेरा 4-5 दिन के बाद साक्षात्कार इंटरव्यू है। तो उन्होंने कह दिया, नहीं बेटे आपका चयन नहीं होगा, और हमने तो पहले ही लगा रखा है, और मुख्यमंत्री की सिफारिश है, मैनेजमेंट का आदमी है। तो मैंने कहा जी फिर मेरिट की कोई कदर नहीं है, कि बेटे कुछ लगा लो। चौधरी हुक्म सिंह दैया थे चेयरमैन, भटगांव वाले। तो मैं चला गया वापस। हम जाके शाम को मैं 5 बजे पहुंचा, और इकट्ठे फिर मंत्रणा करने लगी कि तो अन्याय है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो तभी हम आपस में मियाँ बीबी यूँ बात कर रहे थे, तभी कोई व्यक्ति आया गांव का, मेरे गांव का, अनपढ़, कि क्या बात है, चिंता में क्यों बैठे हो? मैंने सारी बात बताई। वो कहने लगा हो गया यार, वो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? उन्होंने कह दिया ऐसे कि भाई मेरिट है तेरी, और कोई बात नहीं, चिंता मत कर, और अमुक व्यक्ति है, चलो उसके पास चलते हैं। वो क्या करेगा? खैर कुल मिला के यहाँ मेरा साक्षात्कार हुआ, मुख्यमंत्री ने अपना आदमी भेज रखा कि इसको लगा के आना है, उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा वो हो गया, मगर मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भी था, निश्चय भी था। जो उसमें आते हैं साक्षात्कार में, भी मेरे गुरु थे, मैं उनके पास गया कि मेरा इंटरव्यू है जी उस दिन, कि बेटे हमने तो हाँ भर रखी है। तो मैंने कहा कि फिर आप कक्षा में खड़े होकर ये मत कहना कि मेरिट की कदर है। अब वो क्या जवाब दें? फिर कोई साथ में दूसरे हमारे गुरुजन थे, मैं उससे पढ़ा नहीं था, उन्होंने हाथ पकड़ के उनका कि इनके सिर पर हाथ, मेरे सिर पर हाथ रख दिया कि आशीर्वाद दो, कि आशीर्वाद तो दे दिया। कुछ ऐसा माहौल बना कि मेरा चयन हो गया। और फिर आप देखिए, मैं सारी बातें अपने जीवन की बता देता हूँ। फिर वो जो व्यक्ति था जो लगा हुआ था, वो जब रात के 12:30 बज चुके थे, सिलेक्शन हो, उनमें इतना विवाद हो गया, रात के 12:30 बजे चयन हुआ और मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया 12:30 बजे। तो
वो उनका बेटा जिस जो लगा हुआ था दूसरा भाई, वो कहने लगा ये लग तो गया, ये रोहतक का है, मैं रोहतक रहता था उस समय, अब हमारा गांव झज्जर में है, कि ये लग तो गया, कल ज्वाइन करके दिखाओ तब मानते हैं। मैंने सोचा ये कहाँ पंगे ले लिए, या बेकार में लग गया, कल ना मेरे को या जानता कोई ना पहचानता। पर मैंने सोचा, मैं श्री कृष्ण जी का वो याद आ गया कि श्री कृष्ण जी जरासंध के घर स्वयं चले गए थे, उनको लेके अर्जुन को और भीम को, और सादे वस्त्रों में चले गए थे कि भाई ये हमारा दुश्मन है, चलो इसके घर में ललकारते हैं। मैं 1 बजे उनके घर चला गया और जाकर बेल बजाई, और वो आए निकल के कि अब क्या हमारे घाव पर नमक छिड़कने आए हो। मैंने कहा नमक छिड़कने नहीं, ये कह के आया है, तो मेरा जूनियर था वो विश्वविद्यालय में LLB में, मैं तो ये कह के आया है कि कल ज्वाइन करके दिखाइयो, ठीक 8:30 बजे आऊंगा और अपनी तोप ले आइयो तुम। मेरे पास कुछ नहीं था, सचमुच कुछ नहीं था, बस मैं तो जैसे उसकी बात थी श्री कृष्ण वाले की, उनके घर में जाकर ललकाराओ जरासंध, होश में आ जा। और फिर बोले नहीं भाई साहब, हम तो वैसे गुस्से में कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बेइज्जती तो आपने करवाई दी। तो मैंने कहा बेइज्जती क्या है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए क्या। फिर भी मैंने सोचा कि भी यहाँ रहना है, तो फिर भी मैंने किसी प्रकार से दूसरे नंबर पर वो था, और फिर मैंने प्रबंध समिति से बात की कि भाई आप, मैं यहाँ रहूँगा तो भाई ठीक बात नहीं है, ये आप इसको हटा दोगे कि ये तो हटाना ही पड़ेगा। फिर भी मैंने कहा, मैंने कोई उसका वाया मीडिया निकाला और 6 महीने में उसको लगवा दिया। जब प्रबंध समिति ने ये कहा कि भाई कैसे लगवाएंगे, कि वहाँ मेरा काम है, मेरा काम है, मैं विश्वविद्यालय में भी करवा के लाऊंगा और सरकार में भी। तो पहले मैं जैसे आपकी उम्र में था, बड़ा मैं एक्टिविस्ट था, जो बात करनी है, किसी से मैं डरता नहीं था, किसी से बात करवा लो, और हित की बात, समाज के हित की बात, न्याय की बात, अकेला, कोई संगठन नहीं, अकेला जाकर अड़ जाता था। मैं IAS अफसर के, हमारे जो शिक्षा विभाग के वो थे निदेशक, उनकी पहले निदेशक होते थे, उनके पास गया किसी काम के लिए, और 4 दिन से वहाँ चंडीगढ़ में रह रहा था। उनका PA कह दे आज तो साहब बिजी हैं, आप साथ चले गए, जैसे कहते हैं, भाई चलो कोई बात नहीं। अब मेरे जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खत्म हो गए, तब तक मैं बेरोजगार था, वहाँ पर उसमें धर्मशाला में रुक जाऊँ और फिर आ जाऊँ। फिर वो मैं एक दिन सुबह सुबह वहाँ घूम रहा था, नज़दीक था दफ्तर, और मैंने देखा कि भाई लाइट जल रही है। मैंने उससे पूछा सुरक्षाकर्मी से कि भाई कौन साहब आ गए। मैंने सोचा अब साहब से मौका भी मिल ले, तो मैं गया और मैंने उससे PA से कहा कि भाई मुझे मिलवा दो। नहीं जी मिल नहीं सकते, साहब तो बहुत बिजी हैं। मैंने कहा 4 दिन हो गए, या तो मिलवा देना, ज़बरदस्ती मिलूँगा। तो उसने जाकर पता नहीं क्या क्या कह दिया उनको। अब वो इस दुनिया में नहीं है। बाद में मेरे बहुत अच्छे उनके साथ संबंध हो गए थे। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी बने, डॉक्टर RC राव जी थे, IAS अफसर। और वो जाके मैं चला गया, और वो तो मुझे बुरी बुरी कहने लगे, यहाँ आपने 4 दिन हो गए गालियाँ दे रहे हो, आपने सब कुछ डिस्टर्ब कर रखा है, और ये है और वो है। वो शांत हो गए। मैंने कहा जी अब शांत हो गए, क्या और कुछ कहना है? हाँ क्या बात है? मैंने ये जो ये आपको बताई गई हैं बातें सारी गलत है, ये स्थिति है कि फिर मैं बताओ क्या बात है। मैंने कहा ये काम है जी, मैं नहीं करूँगा तो, मैं नहीं करोगे तो ऊपर जाऊँगा, वो भी नहीं करेगा तो मैं CM के पास जाऊँगा, CM भी नहीं करेगा तो मैं फिर वहाँ प्रेस में जाऊँगा। तो खैर उसने वो काम कर दिया। फिर वो यहाँ डिप्टी कमिश्नर लग के आ गए, और फिर तो मेरे अच्छे उनके साथ घरेलू ताल्लुकात हो गए थे, और गुड़गांव में बाद में रहने लगे थे। तो इस प्रकार से आपके अंदर भी, सबके अंदर वह शक्ति है। तो आप शालीनता से, झगड़ा करके नहीं, शालीनता से आपकी बात की, अपनी बात किसी को भी कह सकते और कहना चाहिए, मगर उसके अंदर, आपके अंदर फिर मॉरल फोर्स भी होनी चाहिए। मॉरल फोर्स भी होनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ, मैं जो काम करवा रहा हूँ, मेरा वो जो काम मैं बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं था, वो सार्वजनिक काम था।
यहाँ पर हसनगढ़ महाविद्यालय था, एक डीएवी महाविद्यालय हसनगढ़ इधर है ना एक कस्बा, वो बंद हो गया था और उनके सारे प्रोफेसर वे सारे रिट्रेंच कर दिए थे, सड़क पार आ गए थे। और दुर्भाग्य से हमारी श्रीमती जी भी उसमें थी। इतना सा तो मेरा उसमें वो था इंटरेस्ट, और मैं उन सब के लिए लड़ रहा था अकेला कि भाई इनको आप कोई ऐसा नियम बनाओ कि जो एक महाविद्यालय में या कहीं भी एक कार्यालय में कोई कर्मी यदि रिट्रेंच हो जाता है, काम का बोझ नहीं रहता, तो दूसरे में लगाओ। तो फिर ये नियम बनाया, अब नियम बन गया, ये नियम बनवाया मैंने अकेला घूम फिर कर सारा, उन्होंने चला दी फाइल। फिर मैं जाकर चीफ सेक्रेटरी से मिला था, वो एमएल जैन थे, उनसे मिला और तब नियम बन गया। अब यदि कोई किसी भी महाविद्यालय में कोई कर्मचारी, कोई प्रोफेसर यदि काम का बोझ नहीं रहेगा, रिट्रेंच कहते हैं उसे, वो हो गया तो सरकार उसको और कहीं लगा देगी। तो इसीलिए आपको लगता है मैं समाज का काम कर रहा हूँ, और अपना भी सही, पहले तो मैं अपना ही करूँगा, समाज का तो बाद की बात है। तो इसलिए मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप सबसे पहले समय प्रबंधन का ध्यान रखें। आप में से कितनों ने टाइम टेबल बना रखा है? बना रखा किसी ने? किसी ने भी टाइम टेबल नहीं बना रखा। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए, आज जाके, मैं आपको वैसे नहीं कह रहा, प्राइमरी स्कूल में गांव का एक लड़का जिसके माता पिता शिक्षित, पिता तो मेरे थे ही नहीं, मैं 3-4 साल का था तब चले गए थे, और मैंने प्राइमरी स्कूल में टाइम टेबल बना रखा था कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे तक घूम के आऊँगा। नहाते भी हम तो बाहर थे, आजकल तो ठाठ है आप लोगों के, कुएं पर नहा के आऊँगा, घूम के आऊँगा, इतना समय लगेगा, इतना समय मैं खाना खाने में, और इतना समय सारा बिल्कुल 1-1 मिनट का सुबह उठने से लेकर सोने तक सारा का सारा लिख के लगा रखा था दीवार पे, और उसके अनुसार ही चलता था, उसके अनुसार ही चलता था, इधर उधर नहीं। यदि 5 मिनट हो गए तो ये था, पहले तो घड़ी भी नहीं होती थी, वो एक वो होता था और तरह की घड़ी जो रखी रहती थी ना, हमारे घर तो वो भी नहीं थी। फिर भी अंदाजा सा लग जाता है, गांव में लग जाता है कि माँ कितने बजे उठी थी, और उस आधार पर लग जाता था। तो उसी तरह से आपका जीवन चलना चाहिए, आपका एक समय सारणी होनी चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। कितने बजे मैं उठूंगा, कितने बजे तक मैं तैयार हो जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा अपने कोचिंग सेंटर में, या क्या करूंगा, कितने घंटे मैं पढ़ूंगा, कितने बजे मैं सोऊंगा। ये आपका किसी का भी नहीं है। मुझे निराशा हुई, होना चाहिए एक आधा तो कुछ आप में से कोई होना चाहिए था जिसका टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल ही नहीं है तो आप जाओगे कैसे? ये जो बसें चलती हैं, रेल चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, सबके टाइम टेबल है, समय बिल्कुल निश्चित है। यदि आप समय से वहाँ नहीं पहुँचे तो बस तो निकल जाएगी, और आपका टाइम टेबल ही नहीं है। तो आप टाइम टेबल बनाइए और जिंदगी भर उसका निर्वहन कीजिए, अभी नहीं बाद में भी निर्वहन कीजिए। टाइम टेबल के अनुसार चलिए, आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और कोई यदि कई बार परिवार में होता है कि भाई आप तो टाइम टेबल बना लो और खाना ही नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, छोड़ दो, मेरा अब समय हो गया है, अब मैं खाना नहीं खा सकता तो नहीं खा सकता। मैं कितने सालों तक अपने महाविद्यालय में बिना खाना खाए आया कि भाई मेरा आज गड़बड़ हो गई और अब मेरा समय हो गया, मुझे आधा घंटा लगेगा, लगता तो 15 मिनट था, आधा घंटा लेकर चलता था घर से कि कॉलेज में पहुंचने में। इसलिए अब मेरी गलती है, मैं खाना नहीं खाता। श्रीमती जी कह लीजिए अरे 2 मिनट लगेंगे खाना खा लो, नहीं खाता, सारा दिन भूखा रहता था। मगर मेरे अंदर वो एक जो जिसे कहते हैं मोरल फोर्स, वो तो आ गई कि मैंने अपना जो समय प्रबंधन है उसको इधर उधर होने नहीं दिया। अभी मैं परिमल जी को कह रहा था, आज जैसे बात हुई कि भी आज शायद विद्यार्थी आपके जो ये कम आएंगे, मगर कोई बात नहीं। इस प्रकार का जो मौसम होता था, आज तो अच्छा मौसम है और सोनीपत में तो पानी भर जाता है, सड़कें इतना पानी भर जाता, गाया नहीं जाता। जब ऐसा मौसम होता सारा शहर भर जाता
और एक भी विद्यार्थी नहीं आता। और ये होता है, प्रिंसिपल भी सोचे आज तो विद्यार्थी आए नहीं तो कोई आगे पीछे आ जाएगा, कोई बात नहीं। मगर नहीं, मेरा 9 बजे कक्षा होती थी ना होती थी, मैं 9 बजे पहुंचना होता था, बरसात में भीगा हुआ, कोई गाड़ी नहीं थी, स्कूटर पे और भीग के, और सारा दिन वो पंखे में सूखते रहते कपड़े, कोई बात नहीं। और जब समय हुआ कि अब घंटे का समय हो गया तो और तो चाय पिए कि ओहो आज तो ठंड है, भीग गए। मैंने कहा ना भाई मेरी तो समय हो गया। कि समय क्या, कोई वो तो है ही नहीं विद्यार्थी, कि कोई बात नहीं विद्यार्थी नहीं है तो मेरा तो काम है। और मैं कक्षा में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं छोटा हमारी CRA कॉलेज में पढ़ाता था, पूछ लीजिए अब भी, वहाँ कुछ लोग तो हैं जो मेरे साथ के हैं। और वहाँ जाके और मैं इसके ऊपर लेक्चर स्टैंड के ऊपर खड़ा हो जाता और पढ़ता रहता। और जब समय देखता कि अब मेरा ये समय 9:40 का हो गया, अब दूसरी कक्षा में जाना है तो फिर दूसरी में चला जाता। इस तरह से मैं खड़ा ही रहता। और आते प्राचार्य जी आए, मेरे साथी आते, क्यों बावड़ा हो रहा है, जैसे कहते क्यों पागल हो रहा है, आजा कॉफी पीते हैं, आजा कैंटीन में बैठते हैं। मैं मुस्कुरा के कह देता चलो आता हूँ, मगर मैं वहीं खड़ा रहता। और क्यों खड़ा रहता, क्योंकि मेरा समय प्रबंधन था। और मैं जब रात को सोता हूँ अब भी, तो मैं दिन में मैंने क्या किया, किसी को बुरा तो नहीं कह दिया, किसी का बुरा तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी बात तो मेरे से नहीं हो गई। मैं शाम को सारा का सारा सोने से पहले एक पूरी चित्र मेरे सामने मन में चलता है। और फिर मैं ये कहता हूँ हे भगवान है या प्रकृति है, जो भी आप कहें, भी मेरे से आज ये गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ। और मैं जब कक्षा में जब कोई नहीं होता विद्यार्थी, तो वह शाम को कहता है भगवान मैंने तो अपना जो कर्तव्य था पूरा किया, मैं तो कक्षाओं में जाकर खड़ा हो गया, अब कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं, तो इसलिए मुझे माफ़ी दो, और शांति से सो जाता। तो इसीलिए ये इस प्रकार सा जीवन आपका व्यवस्थित हो जाएगा तो देखना कि आपको जीवन फिर पंख लगने लगेंगे। अब 9:30 का समय था, 9:30 का मतलब 9:30 ही पहुंच गया मैं। तो अब लोग बुलाते हैं तो लोग आजकल तो यूँ है ना, 9:30 का मतलब क्या फर्क पड़ता है, 10:30 से ही। मगर नहीं, मैं तो जाता हूँ। ये तो खैर हमारा घर का काम है, बबीता जी ये तो हमारे परिवार के, मानस परिवार के सदस्य हैं, हम इसको मानस परिवार कहते हैं। मगर बाहर भी जाता हूँ तो लोग सोचते रहिए तो आ गया भाई, और हम अभी तैयारी नहीं हुई, हम भी तो बैनर लगा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं अपने आप को क्यों अव्यवस्थित करूं, अव्यवस्था तो आपके उस पर है। मैं तैयार पाता हूं, बिल्कुल कह देता हूं भाई, और सोचते हैं जल्दी जल्दी करो, समय हो गया। तो इसलिए आप समय प्रबंधन का ध्यान पहले आज ही टाइम टेबल बना लीजिए, बनाओगे पक्का। और दूसरा, फिर देखना आपका आधा काम तो हो जाएगा। फिर दूसरी बात है कि आपकी छोटी छोटी आदतें भी होती है, आप जैसे उसमें देख रहे, आदतें हमारी कई बार अच्छी बुरी हो जाती है। आदतें तो आदतें होती हैं। और एक बार इस उम्र में, ये आपकी उम्र कौन सी है, बुरा मत मानना, इसको हम कहते हैं गधा 25 साल की उम्र है, इसमें कोई परवाह नहीं होती। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मौज लो, काचे काटो, यूं कहते सारे, काचे काटो। अब काचे काट लोगे तो बाद में देख लो भाई, बाद में तुम्हें काचे पाके कोई नहीं मिलेंगे। अभी यही समय है। इस जो काचे काटो का ये जो आपका कंसेप्ट बन गया है, आपके मित्रों ने बना दिया है, इसको बिल्कुल हटा दो। और मैं ये आपको बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये जो 15 से 25 साल का समय होता है आपका, यही बनने बिगड़ने का होता है। इसमें ही आपको बिगाड़ेंगे लोग जानबूझ के। कौन बिगाड़ेगा? या तो आपके मित्र बिगाड़ेंगे, और या आपके पड़ोसी बिगाड़ेंगे। इस उम्र में ही आपको आपका पड़ोसी कहेगा आ जा रहे, एक घूट मार ले बीड़ी की, और एक पैग मार ले। सच बता रहा हूं, ताकि इसको खराब कर दो, परिवार खराब हो जाएगा। परिवार का एक जवान खराब हो गया तो सारा परिवार खराब हो जाता है। ये आदतें हैं, दोस्त सिखाते हैं।
इसलिए दोस्त बहुत सोच समझ के बनाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कोई दोस्त बनाना है तो दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूज़पेपर फ्रेंड, जिसको पढ़ा, बहुत सारे हम न्यूज़पेपर फ्रेंड होते हैं। एक होता है मैगजीन फ्रेंड, पत्रिका दोस्त, जो थोड़ा रख लेते हैं एक आध महीने। और एक होता है बुक फ्रेंड, जिसको फेंकते नहीं। आप बुक फ्रेंड बनाइए, पुस्तक दोस्त बनाइए, नहीं तो ये जो मैगजीन दोस्त और ये हैं, इनको आप तिलांजलि दे दीजिए। ये क्या पता कब कौन सी बुरी आदत आपके अंदर डालने, और आपका जीवन एक ही आदत में खराब हो जाएगा। कोई बुरी आपके अंदर आदत हो गई। और एक बात और, बबीता जी का मैंने एक आध बार सुना है आपको जो लेक्चर देते हुए इस तरह की, मैं भी उस बात को पुनः दोहराऊंगा कि भाई कम से कम हमारे भारतवर्ष में जो ये चला हुआ ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड नाम की तो चीज होती ही नहीं। ये आपको बता देता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। फिर याद रखना, कभी की कोई आए थे वो कह रहे हैं केवल आपका फ्रेंड हो सकता बुक फ्रेंड, और गर्ल तो बुक फ्रेंड हो नहीं सकती। सच्ची बात है ये, बेशक आप बुरा मानो। तो ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आप ये लिए फिरते हो ना, इसमें ये भूल जाओ। और सबकी एक उम्र होती है, आप पहले अच्छी तरह से कहीं सेट हो जाओ, कहीं फिर उसके बाद आपकी शादी भी होगी। और फिर देखना, अब जो तुम्हें ये लगता है ना, हो ये तो बहुत बढ़िया दुनिया है, कुछ दुनिया नहीं है ये, कभी आपका बहन हो। बाद में जब जाओगे ना, आज एक पत्नी ने अपने पति की चाकू मार के हत्या कर दी। आज की खबर है कि वो भोजन जो था, ये कह रहा था गर्म करके लिया, ठंडा था, और वो नहीं लाई तो उसको चाकू से हत्या कर दी। तो इसीलिए ये बहुत, जीवन इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको सामान्य रूप से जियो। बाद में शादी भी होगी, और अभी काचे काटने लग गए या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लिए तो ना शादी हो, और होगी तो टूट जाएगी। ये जो शादियां टूट रही हैं, क्यों टूट रही है? इसीलिए कारण है, सपने देखते हैं, ओ वो ऐसा था, वो ऐसी थी, और ये ऐसी है, यो ऐसा है। क्या फायदा है इन बातों का? कोई फायदा है? इसीलिए कोई ऐसी बात नहीं है। केवल दुनिया में और बहुत कुछ है मोहब्बत के सिवा, केवल मोहब्बत ही नहीं है। मैं इसलिए खुल के बात कर रहा हूं कि आप सारे इन बातों को समझते हो, हम ना बताएं तब भी समझाए हो। तो इसीलिए इन बातों से थोड़ा अपने आप को अलग रखो। हाँ, किसी से जानकारी हो सकती है, जानकारी अलग है, फ्रेंडशिप अलग है। जानकार हैं ये सारे आपके, और उनको आप यूं लगा के चलो, यदि वो न्यूज़पेपर फ्रेंड भी हो सकती है, लड़कियां भी हो सकती है, चलो हेलो हेलो होकर खत्म। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और एक तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा एक आजकल सीएम का ओएसडी कोई है, नाम क्या बताऊं, तो वो एक दिन कहने लगा, गुरुजी मैं तो आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं उसको बहुत डांटता था, इतना डांटता था, मैं तो तेरे को डांटता था। अगर नहीं जी, मैं ना वहाँ एमडीयू में चला गया तो वहाँ मैं गुमराह हो गया और लड़कियों के चक्कर में फंस गया। तो फिर एक दिन आपकी बात याद आई, ये फ्रेंड वाली, और फिर मैंने अपने आप को हटाया, और तब मैंने टॉप किया अपने विषय में, और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो ये बातें कुछ होती हैं जो पता नहीं आपको कहाँ से कौन सी बात प्रेरणा दे जाए, पिंच हो जाए, लग जाए, कुछ भी उसको कहें। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इस दुनिया में जो आपको ये महान दिखाई देते हैं, इन छोटी छोटी बातों से बनते हैं, छोटी आदतों से। आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं वो बड़ी बनती हैं, और बड़ी बन के और वही तथाकथित महान हो जाते हैं, जिसमें आजकल मुझे भी सोच रहे हैं कि भाई पद्मश्री मिल गया तो महान हूँ। ये छोटी बातों से हम भी उठ के आए हैं। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फिर दूसरी बात है, आप मेहनत से मुंह मत मोड़िए। कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी का, कोई पेपर लीक होता है नहीं होता है, आप हेलविद, आप मेहनत कीजिए, और मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं।
विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। इरादा करके तो देखो यारो, इरादे से रास्ते भी बदल जाते हैं। आपके रास्ते बदल जाएं, एक बार करके तो देखो। आप यदि इरादा करके मेहनत करके आगे चलोगे तो फिर देखना। और फिर कभी आपके मन में ऐसा आए कि ना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तो आप अपनी सोच बदल दो ना। क्यों नहीं कर सकता, मैं ही तो कर सकता हूं सब कुछ। क्योंकि सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलने से कुछ नहीं होगा, धारा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। धारा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। तो आप धारा बदलना सीखिए, तब जाकर आपका जीवन ठीक चलेगा। और मायूस होकर यूं भी मत बैठ जाओ, बस मेरा ये टेस्ट तो क्लियर नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। संघर्ष करो, आगे संघर्ष करो, कुछ नहीं मिले तब भी करते रहो। क्योंकि जो संघर्षों को शिव माने, जो संघर्षों को शिव माने, जो मुसीबतों की कीमत जाने, जीत उसी की होती है जो रण में लड़ने की ठाने, जो रण में लड़ने की ठाने। तो ये रण है, जीवन का रण है। और इसमें आप यदि युद्ध की नहीं ठानोगे तो फिर कैसे आपको सफलता मिलेगी? फिर तो आपको कोई मार कर चला जाएगा कुचल के। तो ये बातें, कुछ बातें हैं, उनके आधार पर। अब जैसे आप यहाँ आए हैं, मैं यदि एक एक विद्यार्थी से पूछने लगूं कि भैया दाखिला क्यों लिया है, सबके उत्तर अलग अलग होंगे, सबके उत्तर अलग होंगे। मैं जयपुर चला गया, यहाँ दीनबंधु छोटूराम जी की वो प्रतिमा बनवानी थी हमने, छोटूराम धर्मशाला के लिए। तो वहाँ पर वो जो बड़ा सा हॉल था, उसमें वो थे कारीगर और मूर्तियाँ बना रहे लग रहे। तो मैं जाता हूँ तो एक एक जो आम आदमी है उससे बात करके देखता हूँ। तो एक वो लग रहा था और मुझे लगा ये बड़ा हताश परेशान है। मैंने कहा हाँ क्या हाल है, क्या नाम है? नाम पूछा, क्या कर रहे हो? बोला क्या कर रहा हूँ, किस्मत फोड़ रहा हूँ अपनी। मैं क्यों? बोले और तो कुछ कहीं हुआ है नहीं, यार पत्थरों को फोड़ता रहता हूँ। मगर फिर तनख्वाह नहीं मिलती, मिलती होगी तनख्वाह, पर पत्थर ही फोड़ने लिखे थे किस्मत में। मैं अगले के पास गया, मैं क्या कर रहे हो, उसका भी नाम पूछ के। बोला जी मूर्ति बना रहा हूँ। मैं क्यों बना रहे हो? बोला जी इसलिए बना रहा हूँ कि तनख्वाह मिलती है, यहाँ से मुझे मेरी आजीविका है, इसलिए काम कर रहा हूँ। देखिए दोनों में अंतर। तीसरे के पास गया कि क्या कर रहे हो भाई? उसने उत्तर दिया आनंद ले रहा हूँ जी, मौज ले रहा हूँ। मैं पत्थर फोड़ रहा है, मौज क्या ले रहा हूँ? कि क्या बात करते हो जी, पत्थर फोड़ रहा हूँ मैं, देखो भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, देखो भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। और मुझे जो मिलेंगे पैसे मजदूरी के वो अलग बात है, उसकी मैं परवाह नहीं करता, मैं तो आनंद ले रहा हूँ। देख सोच, तीनों में सोच देखिए। तो आपके अंदर भी इसी तरह की सोच होगी। आप जहां भी जिस रूप में भी हैं उसमें आप आनंद लेके काम कीजिए, फिर आपको सफलता अवश्य अवश्य मिलेगी। और आपका घर की परिवार की बात कर ले, जवान बड़े उखड़े, क्योंकि आपके अंदर आपके शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है इन दिनों में। और माँ कहेगी, पिता कहेगा, आप पाड़ के खाओगे, ऐसे हमारे अंदर भी ये बातें हैं। मगर उसमें आप देखिए सारा एक परिवार है, तो वो परिवार मिलजुल के चलता है, उसमें ऐसे नहीं चलता। आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी यहाँ बड़े हैं, आप उस भूमिका में होगे तब पता चलेगा जान के कि क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आपने एक कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की? वो जो खरगोश और कछुए की कहानी है वो इस प्रकार से अलग रूप में भी है, वो आपको जो पढ़ाई गई वो नहीं है। क्या है कि वो खरगोश और कछुआ दोनों में जो आपने पता है कि भाई वो जो खरगोश जो सो गया और वो जो कछुआ था वो जीत गया, इतनी कहानी नहीं है। उसके बाद दोनों फिर मिले और दोनों मिलके और वो खरगोश कहने लगा नहीं भाई कुछ गलत फहमी हो गई, मुझे नींद आ गई, दोबारा दौड़ते हैं। बोले आजा भी दोबारा दौड़ते हैं।
अब दोबारा दौड़ने लगे। अब तो खरगोश अक्षणों में जाकर पहुंच गया। अब कछुआ धीरे धीरे पहुंचा। बोला देख भाई मैं जीत गया। अब एक एक जीत हो गई, एक तेरी एक मेरी। तो ऐसा करते हैं। वो बोला भाई नहीं अब मेरी तसल्ली नहीं हुई, चलो एक दो रोड़ो लगाते हैं। मगर मेरी कछुए ने कहा अब की बार मेरी शर्त होगी। कि बता क्या शर्त है? कि जो लक्ष्य है ना वो नदी के उस पार का होगा। अब खरगोश ने बिना बूझे ही बिना सोचे ही कह दिया हाँ भाई ठीक है। और फिर भागने लगे तो खरगोश तो पहुंचा, रुक गया। पानी में कैसी छलांग, इतनी बड़ी नदी थी। और फिर वो कछुआ पहुंच गया और कछुआ फिर तैर के और पहुंच गया, जीत गया। फिर वापस आ गया, भाई जीत गया ना, 2 बार मैं जीत लिया, 1 बार तो। फिर बोला भाई ये तो कब तक हम दौड़ते रहेंगे, ऐसे कब तक करते रहेंगे, और क्या करें? कि फिर ऐसा करते हम क्यों ना इकट्ठी दौड़े। इकट्ठी कब तक अलग अलग दौड़ते रहेंगे, इकट्ठी दौड़ते हैं। कि वो कैसे? कि आजा नदी के उस पार का लक्ष्य है, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तैर कर तुझे उधर कर दूंगा। तो दोनों ने इकट्ठा मिलके परिवार में इकट्ठा हम यदि काम करें तब भी तो परिवार सफल होगा। ये नहीं कि आपका यदि आपकी माँ ने भोजन बनाने में देरी कर दी और आप इरिटेट हो गए, हाय ये क्या हो गया, मुझे जाना है, परिमल सर डांटेंगे, बबीता मैडम डांटेगी। कोई बात नहीं, आप भूखे आ जाओ। नहीं है तो आप मदद करवाओ, आप मदद करवाओ, लड़के भी करवाओ। मैं अपनी कक्षाओं में कहता था, मुझे आज भी याद है, जो कहते हैं वो हो जाते हैं। मैंने कहा अरे मोलड़ो तुम ना रोटी पोना सीख लो। वो कहते हो रोटी पोना सीख लिया जी, हंसते। मैंने कहा क्या हंस रहे हो? मुझे याद करना, यदि तुमने घर का काम करना नहीं सीखा तो तुम्हें तो नौकरी मिलेगी नहीं, और तुम्हारी पत्नी आएगी उसको नौकरी मिल जाएगी, और वो मास्टरनी लगेगी। रहकर फिर तुम आपस में जो पड़ोसी हो गए इन्हों कहा दाल रांध ली, और ना यार मन्नत ना रांधी, और मास्टरनी आओगी भाई डांटेगी, फटाफट रोटी पोलो। माँ ये स्थिति आएगी, वो अब आई हुई है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप खाना बनाना आप ही बनाने लग जाओ, मगर किसी भी काम को अब जमाना बदल गया है, करने में कोई बुराई नहीं है, आपको आना चाहिए। ये नहीं कि हमारे तो कोई मित्र तो सचमुच मैं तो पारंगत नहीं हूँ, मगर मेरे भी ये जो तुम्हारे मैं बता रहा हूँ मेरे ऐसे विचार थे। मेरे तो क्यों थे, मेरी माँ के कारण थे। मेरी माँ कहते थे लड़कों का काम करना नहीं है। अब उनकी इतनी सोच थी, शादी के बाद भी ये कहते तू रांड का गुलाम हो गया। देखो माँ क्यों माँ पानी तो ले आओ है। मैंने कहा माँ इससे उठता थोड़ा है, ये बाल्टी उठाएगी तो पड़ जाएगी ना भाई, नहीं तेरा काम नहीं। तो फिर मैंने कहा कि ये मेरे जितना कमा रही है, जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ये कमा रही, क्या फर्क रह गया? ये तो मेरे से ज्यादा यातना सहन कर रही है। ये जाती होगी कहीं, पता नहीं कौन कैसा मिलता होगा क्या है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सब्जी काटना शुरू कर दिया और कुछ कर दिया, मदद करनी शुरू कर दी। और आजकल भोजन तो मैं नहीं, रोटी तो नहीं पड़ी आती, मगर मैं चाय सुबह मैं बनाता हूँ, शाम को मैं बनाता हूँ, और बाकी और भी काम करता हूँ। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मुझे आनंद आता है। अच्छा दूध डालूंगा, और मैं तो अपने चाय में ना घी मिला लेता हूँ सच बताऊं, मेरी माँ ने बताया था कि यदि उसमें घी डाल लो ना तो वो नुकसान नहीं करता, तो मैं तो अपना गाय का घी अच्छा डालता हूँ। तो इसलिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो आप ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी व्यवहारिक बातें हैं। ये व्यवहारिक बातें, इनको व्यवहार में लाकर आप चलेंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको निराशा भी हाथ लगे, मैं क्या करूँ, नहीं हो पाया, ये ऐसा हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, जिसका हो गया। ये और बता दूं इस उम्र में आके मैं आपको कि भाई आप जो कर्म कर रहे हो ना वो तो आपका कर्म तो आपका मुख्य वो ध्येय है। जितने भी आपने चिट्ठी देखी है 24 घंटे चलती रहती है, पेट भी नहीं होता बताते चिट्ठी को, मगर रात दिन चलती रहती है, और अपने वहाँ पर वो कण जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर स्टोर करती रहती है। तो कितना काम करती है। और फिर हम सोचते हैं हम क्या काम करते हैं, सभी जानवर
कर्म करते हैं, तो पहले तो हम कर्म करें जो भी है, जिस रूप में भी अपने आप। और इसके अतिरिक्त एक बात और मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, आपके अंदर, सबके अंदर कोई न कोई बहुत छुपी हुई प्रतिभा एक विशेष होती है। क्या है वो आपको पता है, नहीं है तो आप उसको उभारो, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हॉबी, अभिरुचि। आप जीवन में एक अभिरुचि अवश्य पनपाइए। कई पनपा लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक तो जरूर आपके अंदर है, संगीत है या पौधों की देखभाल करना है या क्या है वो, आप या रीडिंग हो सकता है। एक आधा मैं देखता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या अभिरुचि है, कि ट्रेवलिंग है जी। वहाँ ट्रेवलिंग क्या करते हो? बस ट्रेवलिंग है जी, गांव से और कोचिंग सेंटर में आ गए। ये ट्रेवलिंग नहीं है। ट्रेवलिंग नहीं जी, छुट्टियों में वहाँ भी चले जाते हैं। अरे वहाँ केदारनाथ में भीड़ में क्यों घुसते हो जाके, क्या फायदा है उस ट्रेवलिंग का? और ट्रेवलिंग करने आप खेत में चले जाओ, खेतों में आजकल तो हालांकि सब जगह बुरा हाल है, सब जगह बुरा हाल है। बड़ा सोच समझ के अपने आप को बचा के चलना पड़ता है। जैसे बरसात आ जाती है तो एक बुढ़िया थी और वो बड़ी समझदार थी। बरसात आ गई, बूंदे आ गई, तो वो भीगी नहीं, गांव में पहुंची सब भीगे हुए और वो यूं की यूं सूखी। तो किसी ने पूछा, ताई तू भीगी नहीं? ने बोला, भाई भीगी नहीं। क्यों? कि एक बूंद इधर, एक बूंद पड़ती मैं उधर कूद जाती, उधर पड़ती उधर कूद जाती, तो मैं भीगी नहीं। इस कहने का अभिप्राय है बच बच के चलना पड़ता है। बड़ा खतरनाक समय है ये जो है अब का समय, ये इस शताब्दी का सबसे खतरनाक समय क्यों है? क्योंकि संक्रमण काल चल रहा है। एक तरफ हमारी पीढ़ी है जिसको मोबाइल मिले हैं और वो मोबाइल में को काम की चीजें देखते हैं। एक तरफ आप हो कि रील बनाते हो, सब देखते हैं कि डांस कर रहे हैं, लड़कियां खासकर रील बना रही हैं और पता नहीं क्या क्या रील बनाते बनाते मर भी रही पढ़ पढ़ के। तो ये जो एक अलग से ये एंड्रॉयड टेलीफोन का जमाना आया है और ये एक मायावी युग है, वायावी और मायावी, वायावी और मायावी, ऐसा युग है। ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा संक्रमण काल है। तो अब अलग से आ गया कि एआई आ गई भाई, ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। एआई आगे आने वाले समय में एआई से सब कुछ होगा, मगर उसके परिणाम आपका क्या होगा? आपकी जो चिंतन शक्ति है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो उससे बाधित होने की संभावना है। बाकी तो आप एआई से कहेंगे, एआई मेरा नाम ये है, मेरे बारे में एक कविता बना दे, ऐसी सुंदर कविता गढ़ के दे देगी एआई, पूछो मत। मगर आपने क्या किया? आपका तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। जैसे हम अब भी 1 दूनी 2 और ये हम अब कोई कम उसका प्रयोग नहीं करते मोबाइल का, या हम तत्काल से यूं गिन के बता देते हैं और आपको इसमें करना पड़ता है। आगे और भी ज़्यादा हो जाएगा। आप टेलीफोन नंबर आपको याद नहीं होंगे, हमें बहुत सारे नंबर याद हैं क्योंकि पंगु बना दिया इसने एआई ने, और आगे भी बनाती जाएगी। मगर एआई का भी प्रयोग कीजिए, अवश्य कीजिए, मगर आप अपने दिमाग को भी चलाइए। यदि एआई से कुछ करवाना है तो उसमें उसको अपने अनुसार ढाल लीजिए, तब जाके बात बनेगी। केवल एआई से ही नहीं बात बनेगी और एआई के उसमें रह गए। अभी मैं आज एक आलेख पढ़ रहा था कि अभी जो ये कॉकरोच पार्टी बनी थी, कि ये कॉकरोच पार्टी का जो समूह हुआ था वहाँ पर जंतर मंतर पर, कि वो इतना सफल क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर जैन जी क्यों नहीं पहुँचे? तो उसका कारण क्या है? अब जैन जी को आपको तो फुर्सत ही नहीं है। पहले जब 2010-11 में वो सफल हुआ था, तब सारा परिवार बैठ के टीवी देखता था। सबकी सोच एक थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सभी वही सोचते थे। अब सबकी अलग है। आप कुछ देख रहे हैं एंड्रॉइड में, आप कुछ सब अलग अलग देख रहे हैं। और फिर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और क्रिएशन,
उसमें कंटेंट क्रिएशन, इन तक इसी में सबके अलग अलग जितने परिवार में सदस्य है सब लगे हुए हैं। वो अलग लाइक कर रहा है, वो अलग लाइक कर रहा है, वो अलग लाइक कर रहा है। मेरी अलग रुचि, आपकी अलग रुचि है। कोई उसमें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से देख रहा है, कोई किसी हिसाब से देख रहा है। तो इसलिए ये मान के चलते मेरे फॉलोअर तो लाखों हो गए और इसलिए करोड़ों हो गए। उसके कॉकरोच पार्टी के तो जरूरत क्या है जाने की। तो इस देखो उसका परिणाम कितना घातक हुआ कि एक तरफ तो कई करोड़ हैं फॉलोअर, तो ये जो फॉलोअर हैं ये फॉलोअर असली नहीं है। ये फॉलोअर आप असली मान के मत चलो कि कभी ये सोचो कि मेरे तो इतने फॉलोअर हो गए। वो तो आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया है। और ठीक है आप उसका प्रयोग भी करें, मगर दिमाग लगा के करें कि क्या मैं जिस आभासी दुनिया में जी रहा हूँ, वायव्य दुनिया में जी रहा हूँ, इससे भी कुछ अलग से हटके। यथार्थ तो कुछ और है, ये कुछ और बताएगा। मगर बढ़ता जा रहा है इसका प्रचलन, इसका भी प्रयोग करो। इसका प्रयोग अपने हित में, इसमें बहुत बढ़िया चीजें हैं। इसमें भी कितना ज्ञान सारा सब कुछ इसमें है। अब डिक्शनरी की जरूरत नहीं और नहीं, जो चाहिए इसमें मिल जाएगा। मगर उसमें भी आप ये देखिए कि कभी ये जो एआई के माध्यम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ या नेट में मैंने देखा है, क्या ये ठीक है क्या, उसका भी आप जो सेकंड सोर्स हैं उनके माध्यम से आप उसका पता करिए और तब आगे बढ़िए। और केवल मात्र ई का ही जमाना नहीं, ई लाइब्रेरी का ही जमाना नहीं है। मैनुअल भी कुछ देखिए, मैनुअल भी पढ़िए। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 350 से वो खोली हैं लाइब्रेरियाँ, ई लाइब्रेरियाँ, शहरों में, गाँव में, 17 जिलों में। और उसमें किताबें भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से दूसरी किताबें भी रखवाई हैं। और धीरे धीरे वो हर गांव में खोलने की योजना बताते हैं, अटल पुस्तकालय। तो वहाँ पर जाकर आप बैठ कर पढ़िए। अब तो गांव गांव में पुस्तकालय खुल गए हैं, शहरों में नहीं, गांव गांव में। वहाँ पढ़िए और यदि आपको सफलता नहीं मिली तो निराश मत होइए। आप और बहुत सारे धंधे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। क्या केवल मात्र वही ये जो अंबानी है, अडानी है, ये नौकरी करते हैं क्या? नौकरी देते हैं, देश को खरीद रखा, सारे देश को। तो इसीलिए बिजनेस के माध्यम से ही है। आप उतना बड़ा उस प्रारूप आपका नहीं हो सकता, इतना विशाल स्तर पर आप नहीं कर सकते। तो जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कीजिए और कोई ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि मुझे कोई क्या कहेगा। और जिस उद्देश्य से आप चल रहे हो, मैं आपको बताऊं, मुझे एक दृष्टांत याद आता है। 2 ओलंपिक पहले, ये पहला ओलंपिक था, उससे पहला ओलंपिक की घटना है। ब्राजील का एक धावक था, दौड़ रहा था और वो उसके बड़ी दौड़ थी, 17 चक्कर थे। आखिरी चक्कर में वो दूसरा जो कोई धावक था उसकी टांग जान के लगा दिया, उसको टांग करके वो घायल होकर पड़ गया और सबसे आगे था और आगे निकल गए। तो वो दूसरा जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है उन्होंने उसको उठाया और उठाकर और ये कहा कि ओहो आपने तो बस थोड़ा रह गया और अब आप आराम करो। बोला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे देश ने मुझे आराम करने के लिए भेजा है क्या कि अब तो आप हार लिए? तो हार अलग चीज है, मगर मेरे देश ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं लक्ष्य तक पहुंचूं। और वो फिर दौड़ा और दौड़ कर पहुंचा। फिर पत्रकारों ने पूछा कि भाई लंगड़ाता हुआ वहां तक पहुंचा, जरूरत क्या थी जब हार ही लिया था? कि हार अपनी जगह है। मैं तो देश में जाकर ये कहूंगा कि मैं जो भेजा था जिस उद्देश्य से वो पूरा करके आया हूं, लक्ष्य तक गया हूं, पहले नहीं रुका हूं। तो इसलिए आप पहले मत रुको, आप आखिर तक दौड़ कर जाओ। और एक उसका आप मोहम्मद अली का उदाहरण आपको और बताता हूं। एक बॉक्सर हुए मोहम्मद अली, और वो जिस समय विश्व चैंपियन बने उस बाउट की बात है। वो उसको इतने मुक्के मारे प्रतिद्वंदी ने कि वो घायल होकर बेहोश होकर गिर गए मोहम्मद अली, और हो गया भाई हार गए। तो फिर अचानक से उठा और उठ कर अपना जो प्रतिद्वंदी तो उसको इतने मुक्के मारे और वो जीत गया, चैंपियन बन गया मोहम्मद अली। और फिर
पत्रकारों ने पूछा कि वाह, आपने तो बड़ी स्किल प्रयोग की, स्किल के माध्यम से आप जीत गए। तो मोहम्मद अली ने पता है क्या कहा? नहीं, स्किल के माध्यम से नहीं जीता, विल पावर थी, विल के माध्यम, नॉट स्किल बट विल थी मेरी की जीतना है, इसलिए मैं बेहोशी की हालत में उठा और मैं तो धड़ा मारता गया और जीत गया। तो आपकी भी शक्ल इतनी काम नहीं आएगी जितनी विल काम आएगी। तो विल को आप लेके आगे चलें और अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनकी भी उस रूप में मदद करें। किसी से ईर्ष्या द्वेष में मत करें। ईर्ष्या द्वेष, आपके गांव में ज़्यादातर आप गांव के हो, गांव का आजकल माहौल खराब है। गांव के आदमी हम जिन्हें भोला समझते हैं, क्योंकि मैं भी गांव का हूँ, वो अंदर अंदर बहुत ईर्ष्या करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो इसका तो इस नौकरी लग गई, जो छोरा नौकरी लग गया, छोरी लोग गई, बहुत बुरा होया, नाश क्यों नहीं हुआ इनका। तो इस बारे में एक हमारी जो लोक कहानियाँ प्रचलित है शिव और पार्वती की। शिव और पार्वती चले जा रहे और एक गरीब सा आदमी सामने आ गया, किसान। तो पार्वती ने कहा कि महाराज बहुत गरीब आदमी, इसका भला कर दो। तो शिव जी जानते थे सारा। शिव जी ने कहा पार्वती ये बहुत निकम्मा आदमी है, मैं इसका भला करूंगा, ये नुकसान करेगा किसी का नहीं, फिर मेरे आपके दो रास्ते। अब पार्वती की बात माननी पड़ती है, तो इसलिए शिव जी सहमत हो गए और शिव जी प्रकट हुए साधु के रूप में और कहे हाँ बच्चा इधर आ, बहुत गरीब है, तेरी गरीबी दूर कर दूं, पर देखा नीचे तो ऊपर तक। अच्छा मोढ़े कर दे, मोढ़े कर दे। तो बोला ले ये एक डंडा देता हूं और ये शिव जी का डंडा है, इससे जो मांगेगा वो मिल जाएगा। और अच्छा जो मांगो वो मिल जाएगा। कहाँ? मगर भाई एक शर्त है, जो तेरे को मिलेगा पड़ोसियों को दो मिलेंगे। बोला वो तेरे का मोढ़े नाश कर दिया। ये तो बहुत गलत बात। बोला भाई ये शर्त है, वो तो चले गए दे के। बोला देखूंगा इस मोढ़े ने भी, मैं इसको भी मैं देखता हूँ। और वो तो जाके घर और वो डंडा लेके और बोला ये शिव जी के डंडे, मेरे दो मकान बहुत बढ़िया मकान बन जाए। दो बन गए, बाहर निकल के देखा, वाह भाई गजब हो गए, पड़ोसियों के चार बन गए। बोला तेरे नाश हो गया भाई, इनके तो गिरने चाहिए थे पर बन गए चार। बोला फिर भी देखूंगा, क्योंकि वो तो उनकी ऐसी दुर्भावनाएं होती हैं। तो फिर अंदर गया और अंदर जाकर बोला ये शिव जी के डंडे, मेरी एक आंख फूट जाए। अब एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों फूट गई, अंधे हो गए। और अंधे हो के देखा कि पड़ोसी तो अंधे हुए घूम रहे। बोला अच्छा अब देखता हूँ उस मुड्ढे को। फिर अंदर गया, बोला ये शिव जी के डंडे, मेरे जो मकान है उनके आगे दो दो कुएं खुद जा, झेरे कुएं, वो दो दो खुद गए, पड़ोसियों के चार चार खुद गए। उसकी योजना देखो कितनी खतरनाक। फिर अंदर गया, बोले अब देखता हूँ। और अंदर जाकर बोले हे शिव जी के डंडे, मैं और मेरा परिवार ये जो कुएं हैं इनके चारों तरफ इतनी बहुत ज्यादा गति से दौड़ लगाए। अब वो तो एक आंख से देख देख के बचने लगे, पड़ोसी सारे अंधे हो के कुएं में मर गए, पड़ के मर गए पड़ोसी सारे। फिर वो शिव जी ने कहा पार्वती देख इसका सारे पड़ोसी मार दिए इसने। तो ये आपकी दोनों आंखें फोड़ने के लिए तैयार हैं, उनसे भी बच के रही हो। मैं ये नहीं कहता उनके साथ दुर्भाव या दुश्मनी रखो, मगर आप सचेत कोई क्या कह रहा है, आपको मीठी मीठी बातों में कहेंगे आजा रे फलाने के, मांगे के आजा। आप ठीक है आता हो चाचा जो भी है प्यार से बोलो और आप उनके भाव देखो वो क्या चाहते हैं। कभी आपको शाम को घूट मारने के लिए बुला ना ले, लड़कों के लिए खास कर है, आज यार अरे एक जीभ कतला ले, और हमारे साथ होया इसलिए कह रहा हूँ। नू कहते ला ले यार, अरे नहीं यार नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक बार आप फिर हो तो आपको वहाँ विल पावर दिखानी है ना। मैंने नहीं भाई,
ना भाई ना, मेरे को पेंक्रियाज की बीमारी है, यदि मैं पीऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, आप बच के रहो। मगर आजकल तो तरीका है, जहां भी जाओ तो क्या लिख रहे हैं, वाइन टाइम, वाइन टाइम। बड़े बड़े शोरूम खोल दिए। ओ ऐसे ऐसे तो परचून की तो दुकानें हैं छोटी छोटी, और वाइन टाइम के बड़े बड़े शोरूम है। देखकर वहां पर कुछ ढूंढो। उधर से मुझे और भी नशे आ रहे हैं, बताते हैं, और प्रकार के भी नशे हैं। और वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो खासकर युवा पीढ़ी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, वो क्या करूं, नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी भी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप और कोई काम कर लो। आप फ्रस्ट्रेट होकर नशे में क्या करोगे? उससे अपना जीवन खराब करोगे क्या? तो इसीलिए उस दिशा में मत जाओ। और एक और बीमारी और है, ये जो क्रिकेट के मैच हैं इनमें सट्टा लगा रहे हैं जवान। अब कौन छक्का मारेगा, कौन आउट होगा, ऐसे ये ऐप हैं, इनके माध्यम से पता चला और घर के घर बर्बाद हो गए। हमारे एक मित्र थे, प्रोफेसर थे, बाद में बिजनेस में आ गए थे, मेरे से पढ़े भी थे वो मित्र, इसलिए कर रहा हूँ। मैं जब आया, जब वो फाइनल में, तो मित्र सी हो जाती है। तो वो एक दिन मेरे पास आए और आकर रोने लगे। मैं रो क्यों रहे हो? मन कंधे पे हाथ रखा कि जी नाश हो गया मेरा। मैं क्या हुआ? कि मैंने बिजनेस से मुश्किल से 60 लाख रुपए कमाए थे। मैं फिर कि मेरा जो बेटा है वो इंजीनियरिंग में पढ़ता है उस जगह, और उसने वो सट्टा लगा के ट्रेडिंग करके ख़त्म कर दी। अब मैं जीरो पर आ गया। फिर मैं कुछ उसको कहा नहीं, भाई एक थप्पड़ तो मारा था, वो बोला मैं तो रेल तड़ा कट जाऊंगा, इसलिए कुछ नहीं कहा। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उसको इतना ज़्यादा मानसिक रूप से आघात लगा कि एक बीमारी है जो कई करोड़ों में एक होती है। वो सोनीपत में 2 ही मरीज हैं, दूसरे का मुझे नहीं पता, उनका देहांत हो गया जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। वो आपका एक पैर का अंगूठा सूखना शुरू होगा, पहले एक पैर सूखेगा, फिर दूसरा, फिर आपके हाथ सूखेंगे, और दिमाग तक सूखते सूखते 1-2 साल लगेगा। 2 साल तड़प तड़प के चला गया। लड़के को तो शादी कर दी, उसको समझा के आए। तो ये इस प्रकार की बीमारियां हैं जो आज के आधुनिक युग की बीमारियां हैं। और ये जो तनाव की बीमारी एक और भयंकर है। अब सब कुछ हमें तो पता नहीं था, उठते बिना कसूर के माँ मार दे, पिता मार दे, थप्पड़ मार दे, और हम हाय हाय करके चले जाए। और अब तो आपको धमका भी नहीं सकते, आपको टेंशन हो रही है, सबको मूड खराब है सबका। सब कहते मूड खराब है। कौन सी बीमारी है भाई ये मूड खराब? मूड खराब और फिर टेंशन वजह टेंशन होगी, और वो टेंशन यदि धीरे धीरे दूर नहीं हुई तो अवसाद में बदल जाएगी। और इस शताब्दी की 21वीं शताब्दी की सबसे भयंकर बीमारी है अवसाद, तनाव। तनाव जो किसी को दिखा भी नहीं देगा। आत्महत्या हो रही है। आज भी एक हीरोइन ने आत्महत्या कर ली, अच्छी खासी। क्यों कर ली? अच्छी खासी कमा रही थी। क्यों कर ली? क्योंकि अवसादित थी, अवसादित थी, तनावग्रस्त हो गई। और उसमें बड़े कारण नहीं होते, छोटे छोटे कारण है। मेरी माँ ने गाल क्यों दे दी, आज मेरे अमुक ने ऐसे क्यों हो गया, आज परिमल सर ने क्यों डांट दिया। बस तनाव में आ गए। तनाव में आकर धीरे 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 और एक ऐसा रूप ले लिया, उसका कोई इलाज नहीं है। वो अपने पास ही इलाज है, दवाइयों से नहीं होगा। इसलिए इन सारी परिस्थितियों से इतर होके, उबर के आपको अपने जीवन का निर्वहन करना है। और फिर आप जो चाहोगे, जो आप चाहोगे जिंदगी में वही बन जाओगे। कब किस रूप में आपको मिलेगा? मैंने सोचा था मुझे पद्मश्री मिलेगा, मगर काम बहुत किया है, काम बहुत किया है। क्योंकि मैं नया शहर था, यहाँ मुझे इस्टेब्लिश होना था। इसलिए एक तो ऐसा दौर था कि केवल मेरे कॉलेज के नहीं, दूसरे कॉलेजेस के विद्यार्थी मेरी कक्षा में आते थे। अब बताते हैं, अभी एक मुझे उसका बार काउंसिल का जो वो मिला वाइस प्रेसिडेंट, और वो मेरे को गुरुजी के घर भी आए। और अब वो प्रेसिडेंट का चार्ज ले लिया सोनू भारद्वाज ने।
तो वो आया और बोला गुरुजी आपको पता है कि मैं आपसे सीधा सीधा नहीं पढ़ा। मैं सीधा उल्टा क्या होता है? बोला जी हिंदू कॉलेज में पढ़ता था मैं, और हम दोस्त थे ना आपस में, बोले भाई सीआरए कॉलेज में अच्छे टीचर हैं। तो मैं बोला भाई डर लग गया सीआरए कॉलेज से, तो वहाँ पर कभी टीचर ना बैठने दे। तो वो फिर उन्होंने कहा कि भाई संतराम देशवाड़ा उसकी क्लास में कोई बैठो। तो मैं आपकी क्लास में बैठने लगा जी। मैं हिंदू कॉलेज में कभी बैठा ही नहीं। और फिर मेरे एक दोस्त ने, आपको ध्यान नहीं होगा, कहा होगा कि जी अंग्रेजी मरीन में भी ये बैठने चाहता है बच्चे, और आपने ये कहा था तो यार बैठो, कोई कुछ कहे तो मुझे बताना। तो एक ऐसा दौर था जो दूसरे कॉलेजेस के भी हम एक प्रकार से, जो जिसका कोई नहीं वो मैं चला जाता था, चल भाई मैं चलूँगा तेरे साथ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे दूसरे स्टेट के, और वो जिनका यहाँ पर हॉस्टल होता था, हॉस्टल में कोई नहीं हो ना, और ये कहते लोकल गार्डियन। तो कहते कौन लोकल गार्डियन? तो कहते रहे वो हिंदी का मास्टर है ना, उस दौरे जा। और वो आता, सर आपसे बात करें, बता कि जो वहाँ का, और ये मत बता कहाँ का है, तो बता क्या काम है, कि आप मेरे लोकल गार्डियन बन जाओगे? हाँ बन जाऊँगा, चल। तो जाकर मैं हस्ताक्षर कराता था। बहुत सारे हैं, भूल भाल गए अब। और यही नहीं, अब केवल ये जो पद्मश्री के मेरा वो रास्ता है, वो अब मैं सेवानिवृत्त हुए कितने साल हो गए, 10 में सेवानिवृत्त, 15 में हो गया था, 10 साल हो गए। अब भी आपको होगा कि मोदी जी का तो मुझे पता नहीं कितने घंटे रेस्ट करते नहीं, मैं तो केवल 4-5 घंटे सोता हूँ, बाकी तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ या समाज के काम करता रहता हूँ। अब भी इस उम्र में भी एक दिन घर नहीं रहता, घर रहता हूँ तो पढ़ने का काम है, अब भी निरंतर जारी है, क्योंकि जीवन थोड़ा खत्म हुआ। और मैं ये, कई लोग कहते हैं आप अपनी आत्मकथा लिख दो, ऑटोबायोग्राफी। मैंने कहा कि ऑटोबायोग्राफी तो तब लिखी जाती है जब आदमी मुक जाता है। अभी तो मुका चुका नहीं हूं मैं, अभी तो मेरे अंदर बहुत कुछ है, जो होगा तब देखी जाएगी। तो मैं, कुछ मेरे ऐसे रूप हैं जो नहीं जानते मेरे साथी भी, मेरे विद्यार्थी भी। हम क्या करते थे, जब इतवार होता तो मेरे बारे में ये था, लोग ये कहते थे या तो इसकी बीबी के साथ नहीं बनती, और ये पागल हो गया है, इतवार को भी कॉलेज चला जाता। और तो 9 बजे से 2 बजे भागते, वो 2 बज गए और जाकर रोटी खाकर वही सोएंगे। और मैं 5-6 बजे 7-8 बजे तक कॉलेज में रहता था। क्या करता था, अपने आप ड्यूटी लगा रखी थी अपनी, कि नोटिस लगा देता, प्रिंसिपल कह रहा था क्यों पागल हो रहा है, जाना अपना घर। मुझे कोई बात नहीं, आज मैं सभी विद्यार्थियों को ऐसे राइटिंग सिखाऊंगा, आज कविता सिखाऊंगा, आज ये करूंगा, ये करते रहते सुबह शाम। और फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी थे 150 जो कहते भाई इतवार को भी आएंगे वो, और इतवार कर ये कहते थे कि भाई आज ये स्वीपर हैं, ये हमारी सफाई करते हैं, क्यों नहीं आज चलो आप इनकी गली में इनकी सफाई करेंगे। और मैं आगे झाड़ू लेके और उनके गलियों की सफाई करके आते, और गलियों की सफाई करके पूछते कि भाई आप ये बताओ कि यहाँ पर जो वो आपका ऐसा कौन सा घर है वाल्मीकियों का जो खाता पीता है? तो कहते जी ये है। तो मैं एक लड़के को पूछता हूँ, उसको कहो कि आज 100 चाय बना ले और कुछ खाने का भी मंगा ले। फिर वहाँ चाय पीते दोपहर को और कुछ खाते। ये हमारा सगन था। आज यदि दिवाली है तो मंदिर में चले गए, ईद है तो यहाँ मस्जिद में चले गए, गिरजाघर में चले गए 25 उसको। तो यूँ जाते थे हम, और पीछे पीछे बच्चे। अब जैसे ये इराक का युद्ध हो गया, यदि मैं होता तो अभी तक तो बैनर लगा कर सारे शहर में रोज जुलूस निकालते उसके ट्रम्प के खिलाफ। मुझे याद है हमने खाड़ी में युद्ध हुआ था पहले भी, जब उसके वो लगाए थे, अब भी मेरे पास वो कई बार फोटो बच्चे भेज देते हैं। तो ये काम किसी ने कह नहीं रखे थे, मैं करवाता था। और यही नहीं, सीआरए कॉलेज को कहते थे जाट कॉलेज। और जब मैं आया तो मैं इन एक्टिविटीज़ में रहता था, कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज़। मैंने प्राचार्य जी से कहा जी मैं कुछ करवाना चाहता हूँ। बोले छोड़ देना, ये कौन है, आड़ू है ये। मैंने कहा जी ऐसे कैसे? बोले गांव के हैं, कुछ ना सीखें। मैंने सोचा कि ना बात तो नहीं बनेगी। मैंने नोटिस लगाया, बाबा मैं आगे पीछे नहीं। प्रिंसिपल ने कह दिया मैं आगे पीछे नहीं हूँ। जी कोई बात नहीं।
मैं अपने घर में छत पे तो वो करवाता प्रैक्टिस। लड़कियां पहले को एजुकेशन था, और फिर पड़ोसी भी करने लगे वही छोरियां नचाओ है, क्योंकि डांस भी करना होता। और यो बिना एक छोरी बड़ी रहे यो तो बेकार है, कह दे कुछ भी, मगर मैंने हार नहीं मानी। और उसका परिणाम ये हुआ, पूरा 1 साल रिहर्सल करवा के, और यह हिंदू कॉलेज था बीएड का इधर, जो ये पंचायत भवन है, उसमें पहली बार सीआरए कॉलेज के 7-8 आइटम रिकमेंड हुए, और सारे शहर में रुका हो गया। और जाट कॉलेज की कवाली भी हमारी फर्स्ट आई थी। फिर पता मेरे दोस्त मेरे कुलीग क्या कहने लगे, यो आया है ना यो रोहतक से, यो डाडी रखता था मैं, यो जरूर गड़बड़ करवाई ना, ये जजिज से कुछ मिलकर गड़बड़ करवा दी। कहते रहेंगे, मैं अपने मिशन पर आगे चलता रहा। और एक और बात कह के और मैं फिर बंद करता हूँ। यहाँ पास का एक गांव है, आप कोई वहाँ हो तो, वहाँ का जगदीशपुर। एक बार साक्षरता अभियान सरकार ने चलाया, और मैंने देखा कि उस साक्षरता अभियान में पैसे खा रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी भी डेपुटेशन ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, अरबों रुपए बर्बाद हो गए। मुझे तो नहीं लगा कहीं कोई साक्षर कर पाए हों। मैंने बच्चे इकट्ठे किए, 60-70 बच्चे, और सबको कहा कि भाई कोई गांव गोद लेते हैं किसी गांव को। तो गांव चारों तरफ के हमने देखे, जगदीशपुर पसंद आया। पसंद क्यों आया? क्योंकि वहाँ के लोगों ने हमें कोऑपरेट किया, और हमने वो गोद ले लिया अपने आप ही। और वहाँ पर हम जाते, प्रतिदिन गांव की गलियों की सफाई करते, पेड़ लगाते, और फिर धीरे धीरे उनका जब विश्वास जीत लिया तो हमने सर्वे करवाया, और पता चला किस घर में अनपढ़ हैं, तो उनका फिर सरकार का ये था 1 से 10 तक गिनती सिखा दो, कह कह गए सिखा दो, और हस्ताक्षर सिखा दो। हमने 1 साल में सिखा दिए सारे गांव के। अब तो समृद्ध गांव है ही। और फिर जब सरकार को पता चला रहा हम तो कुछ कर पाए नहीं, और ये कुछ बच्चे हैं, एक प्रोफेसर भी है, उन्होंने गांव साक्षर कर दिया। तो फिर डिप्टी कमिश्नर थे, वो मेरे पास आए अपने आप ही, और मैं अपनी कक्षा में था। तो प्रिंसिपल के पास आ गए, वो बोले जी वो संतराम देशवाल है कोई प्रोफेसर, उससे मिलना है। प्रिंसिपल सोचिए डीसी मिलने आया है, तत्काल भेजा चपड़ासी, बुला के लिया। मेरा 8 नंबर कमरे में कक्षा थी, वो गया चपड़ासी, बोले जी डीसी साहब बुलाओ हैं। मैं बोला अपना काम कर, मेरे 25 मिनट बचते हैं, डीसी को कह दिए मिलना है तो 25 मिनट के बाद तो मिल सकते ना, मैं नहीं आऊँगा। उसने कह दिया जी वो तो नहीं बोला, अपना काम कर, डीसी जागा चला जागा। और भी क्या मैं कह दी, और मैं अपनी क्लास पढ़ा के आऊँगा। तो उन्होंने कहा जी चाय पी लो, बोला ना चाय नहीं पी। वो उसमें लॉन में घूमते मिले। अब मेरा डीसी से क्या काम, कौन डीसी है? तो मैं आया, प्रिंसिपल बाहर खड़ा रहा, मरवाओगा, ये डीसी साहब आए हुए हैं, मिलना है। मैं बोला जी आए होंगे, मुझे क्या लेना है? बोला नहीं अब मेरी खाली, अब मिल लूँगा। मैं बोला जी ये गुस्ताखी, माफ़ी, और मैं अपनी कक्षा नहीं छोड़ूंगा, आप बुरा मान गए हो तो मान जाओ। बोले नहीं बेटे कोई बात नहीं है। और मगा जी आप आदेश दो, कि नहीं आदेश नहीं, आप खाली कब हैं? वो सोच के ये मानेगा नहीं। मगा जी मैं तो खाली हूँ 1 बजे, कि मैं 1 बजे फिर आऊँगा। मैं क्या काम है? कि जगदीशपुर चलना है। उसके साथ वो एसडीएम भी था। फिर जगदीशपुर गए, सरकार को लिखा गया, केंद्र सरकार से टीम आई, चंडीगढ़ से आई, और ये हो गया भाई यहाँ ये पूरा गांव साक्षर हो गया है। फिर वहाँ पर 8 सितंबर को जो साक्षरता दिवस होता है 1992 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उन सबको सम्मानित किया गया, जिसमें उस समय शिक्षा मंत्री थी शांति राठी, वो आई थी, और आपके गांव वाले वो ब्रिगेडियर ओपी चौधरी वो कुलपति थे, वो आए थे। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं तो कहीं कोने में दूर से बैठा था, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी, मेरा काम था, बस मैं जो काम कर रहा हूँ हो गया, हो रहा है। और फिर वो गांव को संपूर्ण साक्षर गांव घोषित किया गया। तो इस प्रकार से काम करते, और वो भूल गए,
और फिर वो सारे के सारे दो जो भी कोई राज्यपाल होता वो मुझे बुलाता था इस आधार पे, पता तो चल ही जाता है। और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल, उन्होंने मुझे कई बार बुलाया और यूं बुलाकर ये कहा, बेटे मांग ले जो मांगना है। माँ जी कुछ नहीं मांगना। कि बता वाइस चांसलर लगना है? माँ नहीं जी नहीं लगना। और क्यों? यहाँ तो सिफारिश आती है। मैंने कहा जी मैं तो अपने जाट कॉलेज को ही विश्वविद्यालय मानता हूँ, मैं उसको ही सुधारना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनका विकास करना चाहता हूँ। कि फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले ले पैसे का, नहीं जी पैसे भी नहीं चाहिए। ऐसे किदवई साहब थे, उन्होंने भी कहा, फोटो है हमारे पास, मुझे एट होम बुलाते थे, मैंने कभी ये कहा ना जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए, किसी से कुछ नहीं मांगा, करते रहे काम। फिर एकदम से भगवान ने दे दिया ये जो पद्मश्री है। मैंने अब लोग तो कई बार सिफारिश करवाते हैं और मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई मुझे कोई पद्मश्री मिलेगा। पद्मश्री देश का सर्वोच्च सम्मान है। और जब जिस दिन घोषणा हुई 25 जनवरी को होती है और मैं अकेला था घर में, श्रीमती जी गई हुई थी बड़े बेटे के पास, सब अकेला ही था। और 12 बजे टेलीफोन आया लैंडलाइन से, उस पर लिखा हुआ था डायरेक्टर गृह मंत्रालय पुलिस। मैंने सोचा कोई फ्रॉड होगा, तो वो 4-5 कॉल आई, मैंने ब्लॉक कर दिया। मगर ये फिर दुखी करेगा, बंद करो। और फिर अपना जाके मगर इसने इरिटेट कर दिया, कॉल पे कॉल कर रहा है। और मैं अंदर जाके पढ़ने लगा, ठंड सी थी। फिर 4 बजे फिर आया इससे मोबाइल से फ़ोन, और उस पर लिख रखा था वो सचिव गृह मंत्रालय नाम भी था। मैंने सोचा कुछ गड़बड़ है और चलो इसको तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने उठाया कि हाँ जी, कि मैं वो अमुक बोल रहा हूँ। मगर हाँ जी नमस्कार, कि आपने फ़ोन नहीं उठाए। मगर जी मैं सोचा फ्रॉड है किसी का, कि नहीं वो आप उनकी ड्यूटी लगाई थी डायरेक्टर पुलिस की कि आपको सूचित करे। माँ जी कुछ गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी नहीं, आपको पद्मश्री दे रहे हैं। माँ जी क्यों बेकार में प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ? मैं प्रैंक नहीं, सच्ची बात है। मैं कहाँ से मैंने अप्लाई किया नहीं और कुछ नहीं है। अगर मुझे नहीं पता, आपका उसमें हो गया और आपके सारा मेरे बारे में बता दिया, आपने ये किया, आपकी दादी वहाँ की थी, आपकी माँ वहाँ की थी, सारा इंक्वायरी करवा रखी। फिर बाद में तो पता चला 6 महीने से मेरे पीछे लगे हुई थी CID। हमारे पार्क में बैठे रहते 2 आदमी सिविल में, कि मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ। वो सारी रिकॉर्ड 350 पेज की फाइल बन के गई डिप्टी कमिश्नर से। और पहले बता देते तो शायद हो सकता गड़बड़ हो जाती। अब बता रहे हैं पड़ोसी की जी हमारे से ये हिदायत थी कि बताना नहीं, कुछ नहीं बताना। मगर हमें ये नहीं पता था, कोई तो सोचे इसको कहीं कोई बड़ा क्राइम कर रखा है। पड़ोसी बताया, पड़ोसियों ने, कोई सोचे कि कोई देते होंगे छोटा मोटा पुरस्कार, ये आँख फोड़ता रहता है, कुछ देते होंगे पुरस्कार। तो राजीव जैन जी कह रहे थे कि मेरे से पूछने आए CID वाले, अगर ये आपका पड़ोसी है ये कैसा है? बोला जी अच्छा है। क्या करते हैं? भाई अपना समाज में और लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं। आपकी पार्टी है कि? ना जी हमारी पार्टी की नहीं। कांग्रेस की है कि? नहीं जी। जिसकी जो अच्छी बात लगे उसकी अच्छी कह दें, हमारी बुरी लगे तो हमारी बुरी कह दें, सबके साथ ठीक है। तो और फिर मैंने कहा कि फिर आप क्या सोच रहे थे? कि मैंने भी ये सोचा छोटा मोटा कोई पुरस्कार देते हो, मुझे ये नहीं पता था पद्मश्री जैसा पुरस्कार देते होंगे। तो मेरे जो तथाकथित जो मेरे विरोधी थे उन्होंने भी ये नहीं कहा, ये कहे भाई आदमी तो बढ़िया है, बस थोड़ा है तो रुखा सा है, थोड़ा रुखा सा, मैं थोड़ा रुखा सा हूँ कह देता हूँ, और उससे बुरा मान दे। कह ऐसे नहीं देता, मुझे लगेगा कि आप गलत कर रहे हो तो कहते भाई देख गलत कर रहा है, और मैं बर्दाश्त नहीं करता, चाहे मेरा भाई हो बेटा हो। भाई कोई करेगा तो मैं तो रोक तो सकता नहीं, मगर विरोध जरूर करूँगा। तो इसलिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते रहिए, पहले अपने आप को आप विकसित कीजिए, फिर परिवार को, फिर समाज को, और फिर देश को, और आप देखना फिर आपका एक दिन नाम होगा। और अंत में ये बात कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ
कि आपके मन में ये भाव होना ही चाहिए, यही हो तमन्ना, यही हो आरजू, यही हो तमन्ना, यही हो आरजू, जिंदा रहूं वतन के लिए, मर जाऊं तो कोई गम नहीं, तिरंगा हो मेरे कफन के लिए, तिरंगा हो मेरे कफन के लिए। ये भाव लेके आपको चलना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित हो, किसी ने कोई पूछनी है कोई बात, बेखटक बेहिचक पूछ सकते हो कि जी मेरी ये जिज्ञासा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, एक और, हाँ एक वो बताता हूँ, याद आया। एक हरियाणा, वो ये बिहार विधानसभा के सेक्रेटरी थे और डॉक्टर बालक राम मिश्र था। उनकी मेरे पास चिट्ठी आई, ये बात है 90 के करीब, 91 की। तब मैंने एमफिल की थी, पीएचडी मेरी चल रही थी और फिर 92 में मेरी पीएचडी हो गई। तो उनकी चिट्ठी आई कि आपकी मेरी किताब 1987 में एक किताब छप चुकी थी, जब मैं विद्यार्थी था तब मेरी किताब छप चुकी थी, पर उस समय मुझे ये नहीं पता था ये किताब होती क्या है, क्योंकि मेरे जो गुरु थे उसके एमफिल के पीएचडी के, उन्होंने कहा कि बेटे ये आपका बहुत अच्छा काम है, इससे आपका नाम होगा, इसको छपवाते हैं। तो उनके प्रयास से छपी थी, मेरा तो उसमें कुछ लेना देना नहीं था, मगर आप कहीं नेट सर्च करोगे तो मेरी किताब सबसे पहले वो आएगी। तो वो उन्होंने भी पढ़ी, वो पीएचडी कर रहे थे उसी विषय से संबंधित। तो डॉक्टर बालक राम मिश्र का चिट्ठी आई, पहले चिट्ठी आती थी कि आपकी ये किताब है, ये मुझे कहीं नहीं मिल रही, ये आप मुझे भेज दें किताब तो मैं पैसे भेज दूंगा मनी ऑर्डर से। पहले मनी ऑर्डर होते थे, तो मैं अब कहाँ, हम तो मनी माइंडेड तो है नहीं ना, पहले थे ना अब है। मैंने वो किताब भेज दी, 40 रुपए की किताब थी, उस समय 40 बहुत थे, वो मुफ्त में ही भेज दी। और फिर कुल मिलाकर उन्होंने पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के बाद तब तक ना मैंने पूछा ये कौन है, मैंने सोचा कोई विद्यार्थी होगा। और उसके बाद फिर उनकी चिट्ठी आई कि मैंने पीएचडी सबमिट कर दिया, थीसिस, आपका नाम लिखा है, आपकी किताब से बहुत मदद की और आपका बहुत बहुत आभार। आप ये बताइए कि सोनीपत कहाँ है, मैं दिल्ली कभी आऊँ तो मैं आपसे मिलूँ। तो मैंने बता दिया जितना पूछा था कि है। फिर उनकी दूसरी चिट्ठी आई कि आपके परिवार में कौन कौन है, वो बता दिया मैंने। फिर मैंने भी पूछा, मुझे ये पता था वो पटना रहते हैं, कि आप भी बताइए आपके परिवार में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं रिटायर्ड 85 साल का आदमी हूँ, मैं सेवानिवृत्त सेक्रेटरी हूँ और मेरा एक लड़का आईएएस अफसर है, मेरी एक लड़की आईएएस, दूसरी लड़की एक आईएएस अफसर है, एक लड़की विदेश में है और मैं अपनी जो लड़की है उसके वहाँ रहता हूँ और छोटे बच्चों का विद्यालय खोल रखा हूँ और उसमें आनंद लेता हूँ और उनको मुफ्त में शिक्षा देता हूँ। तो मैंने, चूँकि नादान में होते हैं, अनुभव तो सिखाता ही है, तो मैंने ये लिख दिया कि आप 85 साल के बुढ़ापे में क्यों पीएचडी कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको, ये आप जो है क्यों करना चाहते हो। तो उनका बड़ा आक्रोश भरा पत्र आया कि मुझे बहुत बुरा लगा कि आप जैसा जो पीएचडी के व्यक्ति वो ये बात कर रहा है। मैं जब मरूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे आगे लोग मरे तो ये कहें कौन मर गया, डॉक्टर बालक राम मिश्र मर गया। मैं केवल बालक राम नहीं मरना चाहता। और उसका प्रभाव क्या हुआ, मैं कक्षा में, हर कक्षा में ये बताता था और कम से कम सैकड़ों मेरे पास आ चुके हैं मेरे विद्यार्थी के पिता, जो बाद में सेवानिवृत्ति के बाद किसी ने एमए की, किसी ने पीएचडी, अब भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई उम्र नहीं, आप भी कभी डॉक्टर, जब भी आप भगवान यहाँ से प्रस्थान करो बुढ़ापे में 100 साल के बाद, तो आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ हो तो कितना बढ़िया। धन्यवाद। और किसी के कोई सवाल हो तो बताओ, जिज्ञासा सवाल, या अलग से पूछ सकते हो। कई बार झिझक होती है कि ना मैं यहाँ पूछूंगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता, आप पूछो। तसल्ली हो गई।
ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे गुरुजी थे, पद्म श्री अवार्डी हैं और जीवन को किस तरीके से जिया, छोटी छोटी घटनाएं बताई हैं। वैसे तो जो है ये अपने बारे में बताएंगे तो जितनी जिंदगी है उतनी घटनाएं भी हैं, रोज की एक दिन जो है, एक दिन बताने में एक दिन लग सकता है। तो बहुत अनुभव से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए, और सफलता मिल गई नहीं मिल गई, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसको जीवन दृष्टि बोलते हैं। ये जब जिस टाइम पर आपको ज़रूरत होती है ना, तब आप बैठ करके इस लेक्चर को कभी सुनोगे, सोचोगे, तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं किन्हीं कोनों में आपके में रहता है और एक विचार आपके अंदर जनरेट होता है, और जो जीवन में किसी फंसे हुए लम्हों में आपको बचाने का काम करेगा। बहुत बहुत आभार सर, और ये आशीर्वाद आप हमारे ऊपर बनाए रखिए, हमारे बच्चों के ऊपर बनाए रखिए। ये है वो पद्म श्री अवार्ड, ये है वो। ये उसका बच्चा है, मिनिएचर। हाँ, वो वैसे तो बड़ा तो इतना है, वो तो लगाए तो गुम होने का डर होता है, ये लगाते हैं। ये पद्म श्री अवार्ड है, ये मिनिएचर है। जो ओरिजिनल वाला वो तो इतना बड़ा है, अगर उसको लगाए फिरे तो फिर वो गुम होने का खतरा। तो ये जो है, इसको इतने को जो है बस दिखाने के लिए कि हाँ सच में ही पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ, कोई शक ना करे, है ना गुरुजी? इसके लाभ कितने हैं? हाँ, इसके लाभ बहुत ज्यादा हैं। मैं जो है, हमें सरकार की तरफ से, मैं सरकार की तरफ से हमें कैबिनेट जो राज्य मंत्री है उसका वो मिला हुआ है प्रोटोकॉल। हालांकि मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, मैं नहीं उसका प्रयोग करता, मगर यदि चीफ मिनिस्टर आया हुआ होगा तो मेरे को वहीं बिठाया जाएगा जहाँ मंत्री बिठाए जाते हैं। मैं यदि किसी के से मिलने जाऊँगा अफसर से तो मुझे इंतज़ार नहीं करवाएगा, वो मुझे लेने आएगा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं अभी हवा में नहीं हूँ, मैं अपने नीचे रहता हूँ, मगर वैसे बता रहा हूँ। मगर मैं बताता हूँ, ये एक चुनाव और एक देश का मीटिंग थी कोई, उसमें मुझे बुला लिया चंडीगढ़, और वहाँ पर हमारे एक साथी थे, वो बोले कि आप कहाँ से हो, गाड़ी में गए थे, डीसी की गाड़ी थी। तो मैंने कहा मैं पहुँचने वाला हूँ, कि आपका पास बनवा दिया, सेक्रेटरीट में अभी समय है तो चलो एक आधे मंत्री से मिलने में। कहा मैं नहीं मिलता किसी मंत्री उनसे, मैं मिलता भी नहीं। बोले नहीं, वो बैठा हुआ है अरविंद शर्मा। मैं नहीं मिलता, और मैं भीड़ में जाता भी नहीं, वैसे ही नहीं मिलता। मैं अरविंद शर्मा तो मेरा पुराना अजीज है, जो मेरे पास आता था, मैं जो वहाँ रोहतक रहता था। खैर, तो पास तो बनवा दिया। अब जब एंट्री होने लगी, बोले जी आधार कार्ड दिखाओ। अब आधार कार्ड तो था नहीं, कहाँ से दिखाऊं आधार कार्ड? तो फिर मैंने कहा कि भाई आधार तो नहीं है। तो वो कहने लगी जी फिर आप 3 सिक्योरिटी हैं, ये पार कर ली, फिर आगे होगी, आप ना आधार मंगवा लो किसी से। तो मैंने बेटे को टेलीफोन कर दिया कि भाई आप मेरा आधार भेज दो। तो मैं बीच वाली लेयर में यूँ टहल रहा था कि भाई आधार आ जाएगा ना तब आगे बढ़ूँगा मैं, उससे पहले जो है वो कैसे बढ़ूँ। तो एक वो आ गया अधिकारी सिक्योरिटी का, बोला जी आप क्यों घूम रहे हो? मैं बोला भैया आधार का इंतजार कर रहा हूँ। बोला ये ब्रह्म कुमारियों का लगा रखा है। बोले ये ब्रह्म कुमारियों का लगा रखा है। मैंने कहा भाई ना, ये पद्मश्री का है। बोला जी कहाँ आप इंतजार कर रहे हो, आपको क्या बता ही नहीं वहाँ? मगर मैंने तो बता ही नहीं कि आप जो बता दिया करो पद्मश्री, फिर आपकी आधार की जरूरत नहीं, आ जाओ। फिर मैं वहाँ से चला गया, अगले को जाकर कहा कि पद्मश्री हो। तब तक तो आ गया था आधार, पर मैंने कहा जी पद्मश्री। बोला जाओ जी, फिर तो जरूरत ही नहीं है। तो इसका इतना लाभ है। और फिर वहाँ जाके इतनी भीड़ थी मंत्री जी के पास। मैंने कहा, गुड्डू था मेरे साथ, मैं भाई गुड्डू मैं नहीं जा सकता भीड़ में, मेरी भाई ये नहीं है फितरत। बोले आओ तो गुरुजी एक बार। तो वहाँ पर सिक्योरिटी से मैंने तो कुछ कहा, बोला हट जाओ, पद्मश्री 2 पद्मश्री आ रहे, वो भी पद्मश्री थे। और वो सारे सिक्योरिटी वाले हट गए। और फिर मैं उनसे मिला था 20-25 साल के बाद। अरविंद शर्मा से नहीं मिलता मैं, कुछ कारण है। यहाँ जो वो यहाँ के MP भी रह लिए, मैं कभी नहीं मिला, उसके इलेक्शन में भी नहीं गया, वो उसको भी पता है। तो फिर उसके बाद वो देख के वो भाई साहब आप ना मिलते ना आते ना, और घट जाओ भाई साहब आए। और फिर उन्होंने निकाल के, अभी वो फोटो मैं आपको दिखा दूंगा,
उन्होंने वो 1100 रुपये दिए। माँ भाई ये क्या है? बोला ऐसा है, आप पद्मश्री के बाद पहली बार आए हो तो ये मैं तो देता हूँ। मैं बोला अरे पंडित जाट न दे, मैं नहीं लेता भाई, भाई पंडित से नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। वो कहने लगे जाट पंडित की बात नहीं है, गुड्डू आया तब भी 1100 रुपये दिए थे, कोई पदक जीत के आता मैं देता हूँ। और वो ज़बरदस्ती कर दी, वहाँ कैमरे चल रहे फटाफट, और मेरे को ज़बरदस्ती वो दे दिए। तो मैंने फिर घर आके कही, श्रीमती जी कहने लगे कि बावड़ा के क्यों ले आए? हमारे मन में होती है बात, तो कहे चलो इसका प्रसाद वरसाद बांट देंगे। तो इसका लाभ बहुत है कि आप कहीं जाओगे तो फिर आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, और भी बहुत लाभ है। आपका टोल नहीं लगेगा और पुलिस तंग नहीं करेगी, वो तो कर अफसरों को भी नहीं करते। मगर मैं इनके लाभ, और इसके अलावा अब ये भी भ्रम हो गया लोगों को, परम परिमल को भी, बबीता आपको भी हो जाएगा कि भाई मैं विद्वान हूँ। बाकी विद्वान विद्वान कुछ नहीं, देश में बुलाने लगे हैं। अभी जितने सारे फोन आ रहे हैं, मनमान्य को कह दीजिए आ जाओ, पुणे आ जाओ। तो पहले तो हवाई जहाज में कभी बैठे नहीं, अब हवाई जहाज में जाते हैं। अभी हम उससे लखनऊ से होके आए हैं पिछले महीने पिछले सप्ताह, फिर वहाँ से अयोध्या भी गए थे और पुणे गए थे DRDO में। तो लोग अभी कल किसी का फ़ोन आया कि जी मैं वो बोल रही हूँ नीलोफर शमा। मैं कहा अच्छा जी बोलो शमा जी। और महिला थी, बोले जी मैं फिल्में बनाती हूँ। मैं कहा अच्छा बना लो। मुझे क्या, नहीं जी वो नहीं है। मगर और क्या कि मैं आपका वो करना चाहती हूँ पॉडकास्ट। वहाँ फिर आ जाओ। अगर नहीं मेरा वो स्टूडियो वहाँ है दिल्ली, आप बता दो समय। वहाँ मेरा तो समय ही समय है, मैं तो इन्हीं कामों में हूँ। तो फिर बोली उसको शनिवार को आ जाओगे? मैं आ जाऊँगी। कि फिर कि फला इसका लिया है मैंने, उसका पॉडकास्ट किया है। तो फिर यूँ बुलाते रहते हैं, हम भी चले जाते हैं। और वहाँ ज्ञान ज्ञान तो क्या है, अपना अनुभव बांट आते हैं। आपसे भी बांट दिया, धन्यवाद। तो देशपाल सर हमारे बीच में आए और हम बड़े ब्लेस्ड हैं। सर के द्वार हमेशा खुले हैं हर स्टूडेंट के लिए। कोई PhD में प्रॉब्लम फेस करे या ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत आए, सर के अनुभव उनके जीवन को एक राह दिखाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और शब्दों में मैं बता नहीं सकती कि आज आपने कितना अपने जीवन का 70-72 सालों का जो अनुभव हमें दे दिया। पता नहीं कहाँ ज़िंदगी में कौन कब किस टाइम पे किस घड़ी में फंस जाएगा। और ये सर के जो अनुभव सर ने दिए हैं ना, साझा किए हैं, ये तब काम आएंगे। तो ऐसे बड़े बुजुर्गों का साथ अगर आपको मिलता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। और ये किसी रील में या कहीं पे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के भाषण सुनने से नहीं मिलता। तो सर बहुत 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 सारा धन्यवाद और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे सर। कैसा रहा बेटा ये अनुभव? अब जैसे ये सब बातें जो सर ने बताई, ये हम किसी किताब से नहीं पढ़ सकते। और देखो जीवन के ना 365 दिन कोई नहीं पढ़ता। कोई दिन ऐसे होते हैं जो किताब से भी ज़्यादा सिखाते हैं। आज हम हरियाणा GK पढ़ते, मैथ्स पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, उतना नहीं सीख पाते जितना आज सर की बातों से सीख लिया कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा जो मेहनत करेगा फाइनली उसको फल मिलेगा। हो सकता है तब ना मिले, सर यही तो बता के गए कि किया हुआ कर्म हमेशा लौट कर आता है। तो हमेशा ये सोचो मुझे जो कर्म ईश्वर ने, प्रकृति ने, नियति ने दिया है, मैं उसको करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। सर का ये नंबर तुम्हारे काम आएगा जब लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना बेटा, जब दिखेगा कि घिर गए चारों तरफ से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा पलटता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता। तब ये नंबर अगर सर ठीक ठाक हुए उठा लेंगे तो सोचो तुम जिंदगी में कभी भी फंसो तो सर को कॉल करके अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में अगर कभी चिंता सताए या अपने करियर को लेकर तो सर से बात कर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फालतू में फोन घुमाए जा रहे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर ये करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हें लगे कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है या मैं बहुत घिर गई हूँ या घिर गया हूँ, तब सर को कॉल करके
या मैसेज करके अपनी बात पूछ सकते हो। तो आज हमारे जीवन का एक रिच अनुभव रहा। सर से पहले बहुत बार मिले हैं, पद्मश्री मिलते ही हम लोग मिलके आए थे और हमने कहा था कि आपको इनवाइट करेंगे, फिर वो बिजी शेड्यूल रहा, बन नहीं पाई बात। लेकिन आज कितना अच्छा लगा और आज सर के प्रति मन में और रिस्पेक्ट बढ़ गई। देखो, पद्मश्री प्राप्त करता बहुत बड़ी बात होती है। बताया ना कितनी सारी जगह की कहीं कोई है तो उनको फ्रंट रो में जगह मिल जाएगी, और ऐसे इंसान को सुनना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो बहुत सारा सबको आशीर्वाद, और हमेशा लाइफ में सर की बताई इन बातों को एक लेसन की तरह याद रखना बेटा।